ओके, मेरा साउंड क्लियर है ना? हेलो? यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ में, है ना? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस हो रहा था ना लास्ट वीक। हेलो? यस सर। ओके, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस लॉ में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज एक सिंपल कहा जाए तो फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग किसी के साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो बड़ा दुख दर्द का बात होता है। बट बिजनेस में सिर्फ दुख दर्द ही नहीं होता, साथ में लॉस भी होता है कि नहीं होता? मतलब अगर इन जनरल बात करें, आपके साथ कोई पर्सनल वादा करता है, ठीक है, तो पर्सनल वादा अगर बीच में तोड़ देता है तो फिर दुख होता है, इमोशनल मतलब लॉस होता है। बट अगर बिजनेस में करे उसमें इमोशंस भी थोड़ा बहुत ऑब्वियसली होता है, बट इमोशन से ज्यादा प्रॉब्लम तो सर बिजनेस पे मतलब जो कैपिटल लॉस हो जाता है, तो ये बहुत जोर का धक्का लगता है। ऐसे ही लोग बिजनेस करने से डरते हैं बहुत सारे, मतलब अगर मतलब स्पेशली इन आवर कंट्री बिजनेस का एनवायरनमेंट इज नॉट गुड। ऐसे लोग अल्टीमेटली बाई बाउंड मतलब बाद में जाके बिजनेस ही करना पड़ता है जब मार्केट में नौकरी नहीं होता है, बिकॉज इतना सारा लोगों का नौकरी होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। बिकॉज कॉमन सेंस से ही हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 130 करोड़ आबादी, 130 करोड़ से भी ज्यादा, इसके अंदर 65% यूथ, और 60% यूथ मतलब 18 to 45 के एज ग्रुप के लोग हैं। मतलब करीब करीब 70 to 80 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन जो है वो आपका यूथ है, और 80 करोड़ जॉब क्रिएट करना इम्पॉसिबल, मतलब कभी पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता। मतलब जॉब मतलब वही सरकारी नौकरी क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, या फिर प्राइवेट लेवल पे भी इतना सारा नौकरी क्रिएट करना मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। मैं जितना समझता हूँ इकोनॉमी को, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर बढ़े, नंबर ऑफ बिजनेस बढ़े। जितना नंबर ऑफ बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो करेगा उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इसका अलावा और कोई चारा नहीं है मतलब इसको बैलेंस करने का। एंड द सेकेंड, तो बेसिकली वही बात है कि सरकार भी वादा करते हैं कि हाँ नौकरी देंगे, और आजकल हम लोग भी देखते हैं कि टीवी में या फिर न्यूज में मतलब सरकार वादा निभाओ, जॉब दो जॉब दो। अब देखो सरकार को भी पता है कि जॉब का एक टोप लगा के वोट ले सकते हैं, बट पूरा करना मुश्किल है। ये सही बात क्या है वो सबको पता है। तो जो भी हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली इसी लाइन मतलब लाइन में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो वो ब्रीच हो जाता है, सही ना? तो चलो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक एक करके सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ऐसे लास्ट क्लास में चालू हुआ था, काफी सारा पॉइंट डिस्कस हुआ था, मैं एक बार फटाफट गो थ्रू करके फिर मैं न्यू पॉइंट में आ जाऊंगा। ओके, स्क्रीनशॉट है? सर, हाँ बोलो। স্যার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টে প্রমিসেও ব্রিচ করতে পারে কন্ট্রাক্ট, মানে ক্যান্সেল করে দিয়ে অর্ডার? एनीवन, दो पार्टी है, दो पार्टी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है ना, तो कोई भी पार्टी ब्रीच कर सकता है, ठीक है। सपोज मान कि প্রমিসেও ব্রিচ করতে পারে। हाँ एनीबॉडी कैन, मतलब सपोज मानो कि तुम एक इसको सिंपली समझो ना, मतलब तुमने एक दुकानदार को जाके बोला कि दादा मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे ला के देना, ठीक है। तो दुकानदार कौन है? प्रॉमिसर। तो मतलब तुम उसको बोले तो दुकानदार आपको बात को माना, तो आपने ऑफर किया तो आप प्रॉमिसर हो, ठीक है, और दुकानदार ने हाँ बोला तो प्रॉमिस ही है, ठीक है। तो दुकानदार बोला कि हाँ ला के देंगे, फिर दुकानदार ने ना कर दिया, ठीक है, कि नहीं 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 होगा, मतलब पहले हाँ बोला बाद में ना बोला। ऐसे भी हो सकता है आपके तरफ से आप पहले बोला था कि ला दो मैं लूंगा, ठीक है, फिर जब लाया फिर आप लेने नहीं गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, हमेशा मतलब लॉ को जितना रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझोगे उतना अच्छा है। मतलब कभी कभी जवाब किताब में ढूंढने से नहीं मिल सकता, मतलब आप ढूंढते रहोगे लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, कि इसका क्या जवाब है, इसका क्या एमसीक्यू में क्या पढ़े थे, लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझो तो कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा। ओके, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ऑलरेडी ये सब पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे, लाइक एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, रेमेडीज ऑफ ब्रीच। उसमें एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच में एक्चुअल बात हो रहा था। फिर आज सूट फॉर डैमेजेस में बात होगा, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात होगा,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे सूट होगा तो क्या होगा, सूट फॉर इंजंक्शंस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। ओके, दीज आर द मेन स्पेशल मतलब पॉइंट जिसमें डिस्कस होगा, आज फटाफट डिस्कस करेंगे। सूट फॉर डैमेजेस में ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस में लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। चलो टाइम ना गवा के फटाफट मैं आप लोगों के साथ एक एक करके चर्चा करता हूँ। अच्छा, जैसे कि अगर आप लोगों को याद है कि एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है सर? क्लास बोलो। यस सर। उसमें एक्चुअल और एंटीसिपेटरी में मेन डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? স্যার অ্যান্টিসিপেটরি হচ্ছে ডিউ ডেট যেখানে পারফরম্যান্স করা উচিত এর আগেই যখন ব্রিচ করে দেয়, আর অ্যাকচুয়াল হচ্ছে কি দ্য টাইম অফ পারফরম্যান্স অফ কন্ট্রাক্ট করবে না। थैंक यू सर। एक्चुअल और एंटीसिपेटरी का एकदम सिंपल एक एरिया है जो जहां से देख के आप फटाफट, जैसे सही बोला एकदम आयन ने कि एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस पर्टिकुलर डे में मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होने वाला था, अगर उस पर्टिकुलर डेट में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा रहा है, दैट्स बेसिकली एक्चुअल ब्रीच। और एंटीसिपेटरी ब्रीच मींस कॉन्ट्रैक्ट डेट से पहले ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। ठीक है, सिंपल बात है कि आपने किसी के साथ किसी एक पर्टिकुलर डेट में मिलने का वादा किया था। ठीक है, से फॉर एग्जांपल लाइक वैलेंटाइंस डे, लाइक सरस्वती पूजा, लाइक दुर्गा पूजा का अष्टमी। ठीक है, जैसे बंगाल में कल्चर है हमारे यहाँ पर, दिस पर्टिकुलर डेट्स आर वेरी स्पेशल। इवन होली इज आल्सो अ कमिंग फेस्टिवल, बट होली इज ड्यूरिंग द इलेक्शन। ओके, तो एक अनदर बहुत अच्छा मूवमेंट है। ओके, इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड टीएमसी करता है और बॉयफ्रेंड अगर बीजेपी करता है तो मतलब ब्रेकअप हो जाएगा या फिर फैमिली सपोर्टिंग अगर चेंज है तो ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा चल रहा है आजकल। ओके, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurring before the time fixed for performance has arrived, when the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his willingness even before the time for performance has arrived. It is called anticipatory breach. ओके, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में हम लोग ये भी पढ़े थे, एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन एंड implied by the conduct of one of the parties. एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, या तो स्पोकन होगा या तो रिटन से बोला जाएगा, और इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब वो पार्टीज जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, वो जो कंडक्ट करेगा। कंडक्ट मतलब समझते हो, मतलब हाउ दे एक्चुअली बिहेव, उनका जो एटीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर काम के पीछे, जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उसके पीछे। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था, जहां ए कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ 15 जुलाई को 2020 में, एंड टू सप्लाई 10 बिल्स ऑफ कॉटन फॉर ए स्पेसिफाइड सम ऑफ 14th अगस्त में 2020 का मेनली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना था, एंड 30th जुलाई को इन्फॉर्म बी को इन्फॉर्म करके बोल रहा है कि विल नॉट बी एबल टू सप्लाई दिस सेड कॉटन ऑन 14th अगस्त 2020। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला था 14th अगस्त को, पर वो 30th जुलाई को बोल रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। दिस इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो डायरेक्टली एक्सप्रेसली बोल रहा है, या तो ईमेल करके या फिर स्पोकन या तो चिट्ठी लिख के, जैसा मर्जी वो कर रहा है, बट एक्सप्रेसली रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक एंटीसिपेटरी ब्रीच है, मतलब टाइम आने से पहले ही आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग पढ़े थे सर। और एक्चुअल ब्रीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंटीसिपेटरी इज द केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्म अ प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। बेसिकली जिस डेट में होना था उस पर्टिकुलर डेट में हम क्या बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, इट्स काइंड ऑफ जैसे होता है ना, जैसे वो मैं शायद ये वाला एग्जांपल बोला था कि वो लड़का लड़की का अरेंज मैरिज हो रहा है, बट लड़का का भी पहले से किसी जगह पे शायद कोई कनेक्शन था, मतलब रिलेशन था, और लड़की का भी कहीं रिलेशन था। तो मे बी कोई भी एक केस में ऐसा हो सकता है, या तो बॉयज के केस में या तो गर्ल्स के केस में, शादी के मंडप पे उठ के भाग रहा है। ठीक है, तो मतलब उस पर्टिकुलर शेड्यूल डेट पे ही अगर वो ब्रीच कर रहा है, ब्रीच तो कर रहा है ना, पहले हाँ फिर क्यों बोला था? अगर शादी करना ही नहीं था, आप बात समझ रहे हो मेरा? हेलो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर शादी करना ही नहीं था अरेंज में, अगर तुम्हें भाग के ही शादी करना था या फिर मतलब लव मैरिज ही करना था, तो फिर अरेंज मैरिज में हाँ क्यों करा था? और फिर शादी के मंडप से भागने का क्या मतलब है? ऐसा हम लोग बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होते हैं ना, बॉलीवुड मूवीज में होता है ऐसा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है ना? अरे बोलो तो सही। हाँ सर। तो बेसिकली हाँ, तो बेसिक पॉइंट क्या है कि शेड्यूल डेट पे अगर आप प्रॉमिस को तोड़ते हो,
parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises, but when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case, the other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his promise. Okay, चलो मैं आपको अभी एक एक करके, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसका रेमेडी क्या हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो कर दिया, मतलब जो तोड़ना था, दिल तोड़ना था, बिजनेस में लॉस करना था, कर दिए, बट कुछ डैमेज निकल सकता है क्या, मतलब वो मरहम पट्टी, समझ रहे हो सर, मलहम पट्टी करना पड़ता है ना, मतलब पहले तो आप मार दिए, ठीक है, अब जैसे हम लोग बंगाली में से बोलते हैं जूतो मेरे गुरुदान, सुने हो क्या, जूतो मेरे गुरुदान सुने हो, मतलब से बंगाली एक मुहावरा है, किसने सुना है जूतो मेरे गुरुदान? मतलब बेसिकली पहले हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने गाली दे दिया, ठीक है, मतलब जो खराब बिहेव करना था कर लिया, और फिर उसको गाय दान कर रहा है, बिकॉज वी नो, बिकॉज गाय डोनेट करना बहुत बड़ा दान होता है, ठीक है, इन आवर कल्चर, इन इंडियन कल्चर एक्चुअली। तो बेसिक बात है कि भाई जूतो, पहले तो गाल में थप्पड़ मारा, जूता मारा, फिर बोलते ठीक है मैं तेरे को गाय दान करूंगा, जो सबसे महान दानों में से एक दान माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पहले तो आपने दिल तोड़ा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब सूट फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर रेमेडीज अवेलेबल क्या है, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब आप क्या क्या डिमांड कर सकते हो अगर कोई किसी के साथ अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अगर कभी भी आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर आप, मतलब अगर जिसका एक्चुअली सबसे बड़ा लॉस होता है, जिसका सबसे बड़ा लॉस होता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो सूट फॉर डैमेजेस के लिए जा सकता है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकता है, मैं आपको आगे आगे सब बताऊंगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन के लिए जा सकता है, एंड सूट अपॉन क्वांटम मेरिट पे जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वालों पे क्या क्या चार्ज किया जा सकता है, वो हमें लॉ यहाँ पर सिखाएगा, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वालों पे, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, मतलब जिसकी तरफ से एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा, सपोज मानो कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एकदम सिंपल बिजनेस डील था, और अगला जो है आपके सामने वाला बंदा जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो, तो यही एरिया है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे सूट फॉर डैमेजेस। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया कोई जैसे रिसेंटली ज्वाइन किया अमृतेश ने ज्वाइन किया, अमृतेश बस इतना समझ लो, पुराना बात बाद में वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। आवाज आ रहा है ना अमृतेश? हेलो, हाँ सर आ रहा है। ओके ठीक, बस इतना समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, सिंपल बात है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, एक बंदा ने ऑफर किया था, दूसरा बंदा ने एक्सेप्ट किया था, बट ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ दिन बाद भाड़ में चला गया, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस गया भाड़ में, मतलब जो ऑफर किया था वो भी कुछ प्रॉब्लम कर सकता है कि नहीं, ऑफर मतलब जो एक्चुअली पूरा का पूरा ऑफर एक्सेप्टेंस होके एग्रीमेंट बन गया था, ठीक है, इवन एग्रीमेंट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था, सब कुछ हो गया था, पर बाद में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली जो दोनों पार्टी को करना था, या तो दोनों का दोनों पार्टी नहीं किया, या फिर कोई एक पार्टी, ठीक है, सपोज ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, म्यूट कर लो, बाद में जब बात करोगे तो फिर आप म्यूट कर लेना, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा। ए एंड बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर अगर मानो कि बी धोखा देता है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर बी धोखा देता है, एक को फ्रॉड करता है कि मतलब पहले हाँ बोला फिर बाद में ना कर दिया, नहीं मैं नहीं दे सकता, जो भी बिजनेस डील हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस डील हो सकता है, कुछ सामान मंगवाया था बी ने ए से, फिर बी बाद में बोल रहा है नहीं हम नहीं दे सकते, या फिर एक बंदा बोल रहा है नहीं हम देंगे लेकिन पैसा बाद में देंगे, कुछ भी, मतलब जो भी बात हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस जो पार्टी एग्रीड होगा, एग्रीड पार्टी मतलब जैसे अगर बी धोखा दे रहा है एक को, तो फिर यहाँ पर एग्रीड कौन है, मतलब किसके साथ एक्चुअली खराब हो रहा है, अगर बी धोखा कर रहा है तो फिर यहाँ पर एग्रीड पार्टी कौन है? हेलो, बात समझ रहे हो क्या? एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था ना, तो हाँ, दोनों का इक्वली कुछ होता होगा ना। नहीं सर ऐसा नहीं, मतलब अगर मानो कि आप डेटा who is suffering from breach, हाँ who is suffering from breach, ऐसा नहीं होता हमेशा, क्या होता है ना, दोनों में एग्रीमेंट होता है, लेकिन ब्रीच तो एक्चुअली कोई एक ही करता है, ये तो मतलब दुनिया का गवाह है
कि धोखा दोनों तरफ से नहीं होता है, तब धोखा नहीं कहेंगे ना, तब तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? धोखा एक तरफ से ही होगा तभी ना धोखा होगा, नहीं तो धोखा कैसा? अरे नहीं समझ में आ रहा है? सपोज मानो कि एक सिंपल बात करते हैं, एकदम नॉर्मल बात को समझो कि एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड दोनों मिले, काफी दिन तक उनका रिलेशन रहा, फिर टाइम पास हो गया, जैसे आजकल चलता है ना, मतलब टाइम पास वाला रिलेशनशिप, परमानेंट वाला रिलेशनशिप तो ढूंढना पड़ता है। मतलब ओनली फॉर योर एग्जांपल, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोनों मिले, कुछ दिनों तक एक साथ रहा, फिर वो लोग दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे भाई बहुत हुआ एक दूसरे के साथ, चलो छोड़ देते हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो क्या ये धोखा हो रहा है? कोई किसी के साथ धोखा कर रहा है? हेलो बोलो सर, किस केस में कोई किसी के साथ धोखा किया क्या? सर प्लीज एक बार लास्ट बार रिपीट कीजिए ना, अभी जो बता रहे थे एग्जाम्पल। मैं बोला कि एक गर्ल्स और एक बॉयज दोनों के बीच में रिलेशन बना था, ठीक है? इन दोनों के बीच में रिलेशन बना था, कुछ दिनों तक ये लोग एक साथ रहे, टाइम बिताए, घूमे फिरे, ठीक है? फिर एक दूसरे को बता रहे हैं, बॉय भी गर्ल्स को बता रहा है, गर्ल को बता रहा है, और गर्ल भी बॉय को बता रहा है कि भाई बहुत हुआ, अब थोड़ा सा आराम करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ और नई टाइम बिताना है। तो क्या एक दूसरे के साथ धोखा कर रहा है? नहीं, दोनों तो अपना अपना म्यूचुअली, हाँ भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉट अ धोखा, ठीक है? मतलब कोई ब्रीच नहीं कर रहा है बेसिकली, इसमें कोई ब्रीच नहीं है, ठीक है? लेकिन ब्रीच का मतलब है अगर मानो कि लड़की लड़का को छोड़ के जाता है, नॉलेज के बिहाफ में अगर कुछ ऐसा करता है। हाँ मतलब नहीं, अगर ब्रीच कब होगा कि अगर मानो कि लड़का प्यार करता है एकदम दिल से, ठीक है, एकदम लव फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, ओके, लेकिन लड़की नहीं चाहता है, ठीक है, ये छोड़ के जाना चाहता है किसी और के साथ, मतलब ये चला जाना चाहता है, देन दिस इज ब्रीच, ओके? तब ये ब्रीच हो गया, मतलब जिसको हम लोग प्यार के लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेकअप, ठीक है? ये ब्रेकअप वर्ड ना मुझे तो ना वो तलाक के साथ एक जैसा लगता है, जैसे तलाक होता है ना, मतलब जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, ठीक है, ट्रिपल तलाक, एग्जैक्टली मुझे भी ये ब्रेकअप वर्ड आजकल जो सुनने को मिलता है ना, इट्स इक्वल लगता है मुझे। आई डोंट नो, साउंड लिटिल बिट कंट्रोवर्सी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब मैं ना रोक नहीं पाता, जो भी अगर मुझे कुछ खराब दिखता है या फिर जो भी हो, पॉइंट समझो। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। चलो मैं इस तरह का पॉइंट एक्चुअली लॉ बताते हैं, ऐसा नहीं आप लोग कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, ठीक है? सभी कोई धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, एडोलेसेंस पीरियड से एडल्ट बन रहे हो, फिर कोई एडल्ट भी हो गए, तो आप लोगों के साथ ऐसा बात कर सकता हूँ, ये राइट है, बट इसका मतलब ये ना समझो कि यही मेन मैटर है, मेन मैटर अलग है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर एग्रीड कौन है? यहाँ पर एग्रीड पार्टी कौन है? जिसके साथ एक्चुअली खराब हो रहा है, मतलब जो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिसके साथ एक्चुअली धोखा हो रहा है, ठीक है? तो किसी एक के साथ तो धोखा होगा। तो बेसिकली पॉइंट यही है, कि ये जो तब कौन किस पे डैमेज क्लेम करेगा? अगर ये गर्ल और बॉय छोड़ के अगर दोनों बिजनेसमैन होता तो सपोज दे आर नॉट लवर, ओके, दे आर ये दोनों बिजनेसमैन नहीं, ये दोनों सॉरी लवर नहीं बिजनेसमैन, ठीक है? बिजनेस डील किया था, लव सब छोड़ो, ओके, बिजनेस डील था दोनों के बीच में, लड़का लड़की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंसान है, बिजनेस डील हो ही सकता है। तो अगर कोई बिजनेस डील था तो इन दैट केस आल्सो कि लड़की ने धोखा दिया, मतलब ये लड़की वाला जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये धोखा दिया, या फिर बॉय वाला जो बिजनेसमैन है वो धोखा दिया, तो भी सेम बात, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि सूट फॉर डैमेजेस, ओके? तो डैमेज क्लेम करेगा अभी हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअली आगे का चर्चा रखेंगे। तो कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको बताया जा रहा है। क्या बता रहा है सेक्शन 73 में? सूट फॉर डैमेज, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, ठीक है, जैसे मैं ब्रेकअप का बात कर रहा था तो यहाँ ब्रोकन हो गया, ठीक है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय अ ब्रीच, सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव from the party who has broken the contract, okay, compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reasons of the breach. मैं आपको आगे बताता हूँ ये जो compensation मांग रहा है तो इसके क्या बेसिस है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। Compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract, मतलब
जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, दो बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो डील बन रहा है, उसमें दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस। दोनों पार्टी के बीच में ना कुछ ऑब्लिगेशंस था, मतलब ये कुछ सामान इनसे ऑर्डर किया था, इनको भी उस खबर को डिलीवरी करना है, इन्होंने ऑर्डर किया, इनको डिलीवरी करना है, ठीक है। तो ऑर्डर डिलीवरी का कंप्लीशन चाहिए ना, तो दोनों की तरफ से एक कंप्लीशन चाहिए था, ठीक है, जिसको कह रहे हैं डिस्चार्ज इन इट्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम कंपनसेशन फॉर द पार्टी इन डिफॉल्ट। मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract, ठीक है। तो अगर कोई किसी का वादा तोड़ रहा है, बिजनेस का डील टुकरा रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 73 का कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है इस इन एस्टिमेटिंग लॉस और डैमेजेस। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि किसका क्या लॉस हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में, इसका जवाब कैसे मिलेगा। तो बता रहे हैं सेक्शन 73 में एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मींस ऑफ व्हिच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडी द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसकी अगर थोड़ा एनालाइज भी किया जाए, the act in section 73 has laid down the rules as to how the amount of compensation is to be determined, ठीक है। the breach of contract, the party who suffers from such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract। जैसे मैं जो बात आप लोगों को कर रहा था कि अगर कोई किसी से क्लेम करेगा, जैसे अगर ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, अगर ब्रीच ये कर रहा है, ठीक है, अगर ब्रीच ये कर रहा है तो इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा, मतलब ये कंपेंसेट करेगा किसको, इनको। बात समझ में आ रहा है सर? एग्रीड पार्टी को कंपेंसेट करना पड़ता है और इन पे एक्चुअली पेनल्टी आ जाता है। आप लोग बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेलो, जिसका लॉस हो रहा है वो हाँ जी, मेरा कॉमन सेंस है, ठीक है। कंपेंसेशन इसको मिलेगा जिसका लॉस हो रहा है ब्रिज के कारण बिजनेस में, चाहे वो 1000 का हो या लाख का हो या करोड़ का हो, ठीक है। और मतलब कंपेंसेशन भरना पड़ेगा इनको जिनके कारण ब्रीच हो रहा है। दिस इज सिंपल थिंग, यही बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो रियल लाइफ में होता है ना सर, कोर्ट में बताते हैं कि इनको देना पड़ेगा, इनको लॉस हुआ है, ये एक्चुअली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे ही होता है, सेक्शन 73 के एनालिसिस के बेसिस में ही होता है। हवा में कुछ नहीं होता, सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण छुपा है, तभी जाके होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। फर्दर जो भी कुछ होगा रीजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा है, ठीक है, लॉ में लिखा है, तभी होगा। Compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events. A compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered into the contract as likely to result from the breach. This is to say, special damage can be claimed only on a previous notice. Special damage भी हो सकता है, मैं आगे आता हूँ, but the party suffering from breach is bound to take reasonable steps to minimize the loss. मतलब जिसका सफरिंग होगा ब्रीच के कारण, वो रिजनेबल स्टेप्स ले सकता है अपना लॉस को कम करने के लिए। नो कंपेंसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस के लिए कोई कंपेंसेशन नहीं है, ये साफ सेक्शन 73 में कहा गया है। अब देखना क्या है कि क्या है ये, इसका थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब रेमेडी में क्या क्या मांग सकते हैं, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस तो हो रहा है, लेकिन डैमेज भी कितना तरह का हो सकता है वो भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे एक एक करके समझ में आ जाएगा। Remedy by way of damages is most common remedy available to the injured party. Okay, the entitles the injured party to recover compensation for the loss suffered by it due to the breach of contract from the party who causes the breach. जो breach कर रहा है, section 73 से लेकर 75 of the Contract Act में incorporate the provision in this regard. The damages which may be awarded to the injured party may be the following kinds. जैसे कि general or ordinary damages, special damages, vindictive or exemplary damages, nominal damages, damages for deterioration caused by delay and prefix damages. एक डैमेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक डैमेज इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पेशेंस रखो, एक डैमेज के बारे में समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो पहले तो हम लोग पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस के बारे में देख लेते हैं, और उसका केस स्टडीज भी एक है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, ध्यान से सुनना सर। अरे सबको सुनाई दे रहा है, सबको समझ आ रहा है? सबसे पहले तो यही पूछूंगा। आ रहा है। देखो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन होता है, ठीक है, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, मतलब जिसके साथ एक्चुअली धोखा हो रहा है, जो ब्रीच से मतलब जिसको सफर मिलता है, इज
एक सेकेंड। जिसके साथ धोखा होता है वो एंटाइटल्ड टू रिसीव, है ना, धोखा हो रहा है उनके साथ तो उन्हीं को मिलना चाहिए। फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties know when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reasons of the breach. ये जो पॉइंट हम लोग 2 सेकंड पहले ही पढ़ रहे थे, ये जो लास्ट लाइन बता रहा है ना सर, such compensation is not to be given for any remote or indirect loss. What is this remote and indirect loss? इसमें मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। और damage sustained by the reasons of the breach. Section 73 of the Contract Act, इसके पीछे एक रूल के बारे में बताते हैं सर, मतलब रूल आया था हेडली वर्सेस बॉक्सेंडाइल। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, सॉरी बॉक्सेंडाइल बोला, बैक्सेंडल। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस में क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा, फैक्ट क्या है। इसका रियल केस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, अगर आप गूगल करोगे, विकिपीडिया में है, ठीक है, काफी पुराना केस है, आप देख सकते हो। मैं पेज भी ओपन करके रखा, क्या दिखाई दे रहा है सर? हेलो, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो देखो यहाँ पर हेडली एंड एनोर वी बैक्सेंडल एंड ओर्स, ठीक है, वो थोड़ा पूरा केस का नाम लिख दिया यहाँ पर। 23 फरवरी 1854 का केस है सर, ठीक है, एक्सचेकर कोड। ये आपका लंदन का ही केस है ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ये डिटेल फैक्ट्स तो हम लोग अभी देखेंगे, किताब में भी है और ये विकिपीडिया में भी है, यहीं से सब मतलब पता चल जाता है, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह से। चलो फैक्ट देखते हैं कि हुआ क्या था। ये हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस में हुआ क्या था, ऐसा क्या बात हुआ था कि ये इतना बड़ा केस हुआ, जिसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस के बारे में भी हमें पता चला। तो चलो देखते हैं जंगल जंगल क्या पता चलता है। द क्रैंकशाफ्ट क्या है, आई विल डिस्कस जस्ट अ मिनट। द क्रैंकशाफ्ट ऑफ पीस फ्लोर मिल हैड ब्रोकन। ओके, वो आटा चाकी वगैरह होता है ना सर, जहाँ पर आटा चाकी समझते हो आप लोग, जहाँ पर गेहूं वगैरह पिसाई होता है, फिर उससे आटा बनता है। आई थिंक यू ऑल नो। हेलो, अरे आटा मिल, हाँ मील जानते हो ना सर? यस सर, आटा मिल होता है जहाँ पर वो आप व्हीट को लेके जाते हो और उसको पीसते हो और घर में लाके रोटी बना के खाते हो, सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली फ्लोर मिल, जिसमें आटा भी होता है, चावल भी होता है, तेल का भी मिल हो सकता है। तो उसमें जो मशीन लगता है ना सर, उस मशीन का नाम है एक्चुअली, उसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, ये क्रैंकशाफ्ट ऑफ लीज फॉर्मल हैड ब्रोकन। पहले केस देख लेते हैं। ही गिव्स इट टू डी, वो डी को दिया, भाई इसको ठीक कर दे। A common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. Okay, एक कॉमन कैरियर लिया, जिन्होंने बताया, मतलब कॉमन कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर एक्चुअली, to promise to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. मतलब क्रैंकशाफ्ट। The mill stopped working. अब मिल पे मेन जो शाफ्ट है वो अगर नहीं है तो काम तो होगा नहीं सर। हेलो, मतलब मेरा शाफ्ट जो है, क्रैंकशाफ्ट जो है वही खराब होकर पड़ा हुआ है, तो मेरा काम तो होगा नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है ना पॉइंट? हाँ, जैसे मील खराब है तो काम नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको शाफ्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये होता है शाफ्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप लोग देखे हो बट वो तो शाफ्ट मशीन जो रहता है, बड़ा बड़ा पट्टा रहता है उसमें। हाँ ये देखो, दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन में? हाँ, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जो ट्रेन्स में रहता है, पहले जमाने के ट्रेन्स में था। हाँ ट्रेन में भी रहता है, आज के डेट में भी वो फ्लोर मिल पुराने जमाने का जो सिस्टम में चलता है, आज भी बहुत सारा मिल ऐसे चलता है, ऐसा नहीं सारा का सारा मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, ठीक है। एवरीवन इज नॉट लाइक आईटीसी आशीर्वाद और गणेश आटा ऐसे नहीं है, मतलब छोटा छोटा मिल अभी भी है गाँव में, छोटा छोटा शहर में अभी भी है। सबको देख लिया ना क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? यस सर। अब थोड़ा सा क्या होगा ना, इमेजिनेशन आ गया, चलो भाई ये खराब हो गया है, ठीक है। आई थिंक इमेजिन कर लिया आप लोग, किया कि नहीं किया? हाँ था। The mill stopped working. Okay, the D delayed the delivery of the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. Okay, ये जो मिल है ये और 5 दिन तक का आइडल पड़ा रहा, ठीक है।
और 5 दिन तक आइडल, आइडल मतलब चुपचाप, मतलब कोई काम नहीं, एकदम आलस में पड़ा रहा, कोई काम तो नहीं कर पाएगा। P received the repaired crankshaft 7 days later. 7 दिन बाद P ने उसको ठीक किया, and then he would have otherwise received, okay, then he would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages. अब P क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए D को डैमेज किया, not only for the, क्या किस कारण से डैमेज किया, इसलिए किया द डिले इन द डिलीवरी दी ब्रोकन पार्ट, ठीक है, जितना दिन के अंदर देना था उससे ज्यादा दिन ले लिया, बट ऑल्सो फॉर, बट सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब एक तो जितना दिन के अंदर देना था उतने दिन में नहीं दिया, उससे ज्यादा दिन लगा दिया, तो वो डैमेज क्लेम करने के लिए कोर्ट में चला गया। बट ऑल्सो फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट सफर्ड बाय द मिल फॉर नॉट हैविंग बीन वर्क्ड, मतलब ये जो 7 दिन जो मिल जो बंद पड़ा है उसमें जो लॉस हुआ है उसका भी डैमेज क्लेम कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, द काउंट हेल्ड दैट P was entitled only to ordinary damages, मतलब देरी हुआ उसका लेट पेनल्टी आपको जरूर मिलेगा, मतलब कंपेंसेशन, मतलब फ्रॉम D to P, एंड D was not liable for the loss of profit. D जो है मतलब जिसके पास एक्चुअली जो मिल का जो क्रैंकशैफ्ट जो टूट गया था, जो ठीक करने का वादा किया था, वो प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है सर, सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज के लिए, बिकॉज द ओनली इंफॉर्मेशन गिवन बाय P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill, and it was not made known to them that the delay would result in loss of profit. मतलब D के पास जब कॉमन कैरियर पहुंचा था, वो बोला था कि इसको ठीक करके देना है, ये नहीं बोला गया था कि अगर देरी होगा तो लॉस का डैमेज आपको भुगतना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो? हेलो? हाँ, उसने सिर्फ जो एज अ कंपोनेंट खराब हुआ उसके बारे में बोला, लेकिन जो उसके कारण जो और डिले में जो लॉस हुआ उसका उसने नहीं बोला। मतलब क्रैंकशैफ्ट खराब हुआ है ये पता था डी को, कॉमन कैरियर जाके उसमें जमा किया, बोला ठीक करो, मैं फिर से लेके जाऊंगा, ठीक है, बट ये कहीं पर भी नहीं बोला था किसी ने भी, ना तो पी ने चिट्ठी लिख के बोला था कि अगर देरी होगा तो फिर मैं लॉस डैमेज क्लेम करूंगा आप पे, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं बोला था, सिर्फ बोला था इसको ठीक करना है, लेकिन ठीक कितने दिन में करेगा वो भी बोला था, बट देरी हुआ है, तो देरी हुआ तो फिर उसका डैमेज क्लेम तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें ऑर्डिनरी डैमेज आएगा, बट ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है ना, ये डैमेज जो पी क्लेम कर रहा है एक्चुअली डी से, ये नहीं कर सकता। ये केस 1835 में ही समझ में आ गया था इंग्लैंड में कि ये बैक्सेंडेल वर्सेस हेडली के केस में। क्लियर है सर? ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। ऑर्डिनरी डैमेजेस समझ में आ रहा है, तब से डैमेज चल रहा है, क्या डैमेज, अब पूरा एकदम क्लैरिटी आ रहा है। चलो डैमेज क्या है, सूट फॉर डैमेजेस क्या है। ए एग्री टू सेल टू बी bags of rice at 5,000 per bag, delivery to be given after 2 months, 2 महीने बाद मिलेगा, ओके। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन डिलीवरी करना है, द प्राइस ऑफ राइस गोज अप टू 5,500 per bag. A refuse to deliver the bags to B, and B can claim from A ₹500 as ordinary damages arising directly from the breach. तो समझ में आया? ये बोला था B को कि 5,000 पर बैग का एग्रीमेंट हुआ था, डिलीवरी दिन जिस दिन आया, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, चावल का दाम पर बैग में 500 रुपीज इंक्रीज हो गया है मार्केट में। अब ए बोल रहा है कि मैं डिलीवरी नहीं करूंगा 5,000 पे, रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स टू बी, एंड बी कैन क्लेम फ्रॉम ए 500 एज ऑर्डिनरी डैमेजेस बिकॉज पर बैग का, बिकॉज वही चीज अगर उसको किसी और से लेना है तो 500 एक्स्ट्रा दाम पे लेना है ना, बिकॉज मार्केट प्राइस तो अभी करंट मार्केट प्राइस इज नॉट 5,000, उसका एग्रीमेंट प्राइस था 5,000, बट करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया सर? 5,500। तो अगर बी को मार्केट से लेना है तो 5,500 तो खर्चा करना पड़ेगा, तो 5,000 तो खर्चा करने के लिए वो पहले से ही रेडी था, 5,000 के लिए तो वो पहले से ही रेडी था, बट ये एक्स्ट्रा 500 के लिए रेडी नहीं था, तभी तो वो पहले से एग्रीमेंट करके रखा था। 500 पर बैग डैमेजेस। हाँ हाँ, ऑब्वियसली 500 पर बैग, 500 पर बैग सर, ऑब्वियसली पर बैग 500 वो चार्ज करेगा, सिंपल।
ये इसके लिए वो डैमेज क्लेम करेगा, किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा म्यूट कर देना। स्पेशली आई थिंक मैं इसको बोलूंगा अमृतेश, जब मतलब बात मतलब सवाल जवाब होगा तब ओपन रखना, और उसके बाद जैसे ही बात हो जाएगा ना संगे संग म्यूट कर देना। इसका एक ही रीजन है इसका, वो सबका बैकग्राउंड में अलग अलग नॉइज रहता है, सबका नॉइज मिक्स हो जाए फिर बाद में आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने में, अगर बाद में किसी को भी रिवाइज करना हो या किसका क्लास मिस हो रहा है चेक उसको करना हो तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बस इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा म्यूट अनम्यूट करते रहना, जब पूछा जाए बोलो, और फिर जब बात नहीं है तो फिर नॉर्मल टाइम में, मतलब जब मैं बोलता हूँ तो उस टाइम पे आप म्यूट कर दो, और जब तुम बोलोगे तब तो अनम्यूट करना ही है। और कोशिश में सबको बोलूंगा, कोशिश करना कि थोड़ा सा शांत जगह में बैठने का, इट्स माय रिक्वेस्ट, जितना हो सके। ओके, पता है मुझे सबका पॉसिबल नहीं हो पाता है, आई नो। स्पेशल डैमेजेस special damages where a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the contract. He will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for the special damages. When a party to a contract receives a notice for special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages. Wait, I will discuss. A delivered machine to be a common carrier to be conveyed to A's mill without delay. He also informed B that his mill was stopped for want of the machine. B unreasonably delayed the delivery of the machine and in consequence he lost a profitable contract with government. In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by the running the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of the government contract, as A's contract with the government was not brought to the notice of B. हेलो सर, कुछ समझ में आया किसी को? स्पेशल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस का फर्क कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया सर? अब चलो सिंप्लीफाई करता हूँ। ए और बी के बीच में ये सिंपल वही वाला बात है जो क्रैंकसेट वाला बात था ना सर, मतलब जो मिलर वाला बात, बैक्सेंडेल और पी के भी सॉरी हेडली के बीच में जो बात हो रहा था, ठीक है, बैक्सेंडेल और हेडली के बीच में जो बात हुआ था वही वाला केस है। बट स्पेशल डैमेजेस में क्या है कि अगर ये जानकारी होता है पहले से, ठीक है, तो ये स्पेशल डैमेजेस क्लेम होता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि डिलीवर्ड मशीन टू बी एंड कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू एज मिल विदाउट डिले। ओके, he also informed B that his mill was stopped for want of the machines, ठीक है, मशीन के लिए उसका मिल काम नहीं कर पा रहा है। B unreasonably delayed, मतलब without any reason B ने डिले किया the delivery of the machine and in consequence he lost a profitable contract with the government. गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, रीजनेबल डिले नहीं था, अनरीजनेबल डिले था। मतलब ऐसे ही जब पूछताछ हुआ, कोर्ट केस हुआ, तब पता चल जाता है कि अनरीजनेबल डिले किस बात का। मतलब देखो, हर चीज का रिपेयरिंग का एक टाइम होता है कि नहीं होता सर? आपका मोबाइल फोन खराब हो गया है, आप सर्विस सेंटर में देते हो, कितना दिन में आपको दे देना चाहिए सर रीजनेबल टाइम? बोलो सर, एनीवन? आपका मोबाइल फोन खराब हो गया है, आप सर्विस सेंटर में दिए हो, कितना दिन में आपका मोबाइल फोन वापस कर देना चाहिए रीजनेबली? 1 day. एक दिन में? अच्छा, एक हफ्ता मैक्सिमम? यस सर। मैक्स टू मैक्स एक सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दिन सही बोला है, बट सर्विस सेंटर वाले कभी कभी घुमाता रहता है ना सर, तो मैक्सिमम 1 वीक का टाइम दिया। ओके, एक सप्ताह के अंदर आपको फोन मिल जाना चाहिए। तो यही होता है रीजनेबल और अनरीजनेबल। आपका साइकिल खराब हो गया है, साइकिल का कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप उसको सर्विसिंग के लिए दिए हो, या आप चलो आजकल तो लोग साइकिल नहीं चलाते, बाइक चलाते हैं सब, ठीक है। आप लोगों में से कौन कौन साइकिल यूज करते हो अभी भी रेगुलर बेसिस में? अच्छा खासा साइकिल दौड़ाते हो? कोई हो जो साइकिल दौड़ाते हो रेगुलर बेसिस में? यस सर, अरे चलो बढ़िया है, साइकिल यूज जरूर करना सर, बहुत अच्छा है, जान है जिसपे उस पे भी जान है, और आप यूज करोगे तो आप में भी जान आ जाएगा। मेरे को तो बहुत मन करता है, लेकिन कोलकाता में ना, मेरे साइकिल है कलकत्ता में, आप लोग को भी देखना, मेरे क्लास के पीछे दिखता है, मैं 5 तला के ऊपर रहता हूँ, मैं चढ़ा के रख दिया, क्योंकि यहाँ पर साइकिल का एनवायरनमेंट ही नहीं है, इतना मतलब बेकार। कोलकाता सबसे बेकार सिटी है साइकिल चलाने के लिए। एक फॉरेन टूरिस्ट आया था
फॉरेन से, मतलब जो लोग, मतलब दे आर बोथ कपल्स, वो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड साइकिल लेके घूम रहा है। तो पूरा दुनिया घूमने के बाद इंडिया के भी अलग अलग शहरों में गया, तो उन्होंने मतलब दे आर बाउंड टू राइट कि सबसे खराब साइकिलिस्ट का जगह कोलकाता लगा उनको। इवन आप लोग जानते हो कोलकाता में काफी सारा रोड है जहाँ पर साइकिल चलाना अलाउड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, कैसे अलाउ करेगा। बट एक सिटी का प्लानिंग ऐसा तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि ऐसे तो कुछ करो ना कि जैसे साइकिलिस्ट एटलीस्ट जो पेडेस्ट्रियंस वो लोग सही तरह से चल पाए। साइकिलिस्ट के लिए एक अलग, जैसे आप अगर थोड़ा डेवलप नेशंस लाइक जापान को देखो या चाइना को भी देखो, उनका साइकिल की अलग लेन है। इसमें एक तो होता है कि एक बहुत अच्छा स्मूथनेस रहता है, और हेल्थ इश्यूज भी बहुत अच्छा होता है, और ये भीड़ भाड़ का चक्कर से भी बचा जा सकता है, कोरोना जैसा वायरस से भी बचा जा सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो बहुत अच्छा है, 5-7 किलोमीटर के लिए इट्स वेरी फैंटास्टिक। चंडीगढ़ में अलग से है। हाँ वेरी गुड सर, कोलकाता में चंडीगढ़ में, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से प्लानिंग करके लेन ही रखा है साइकिल के लिए। वेरी गुड सर, इट्स अ वेरी प्लान्ड सिटी। वैसा ही होना चाहिए। कोलकाता में भी बाद में सॉल्ट लेक बना, न्यू टाउन बना, बट स्टिल अभी भी साइकिलिस्ट के लिए उतना अच्छा नहीं कुछ किया। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि कोलकाता हर चीज में बेस्ट हो जाए, बट नहीं होता है तो दुख होता है। ओके, it delivered a machine। ইন্ডিয়াতে সাইকেল লেনও জ্যাম থাকবে। हैं? इंडिया साइकिल लेन হলেও জ্যাম থাকবে। जैम रहने दो, बट साइकिल मतलब नहीं, अगर देखो प्रॉपर वे में किया जाए तो क्यों नहीं हो सकता। मतलब आपके पास मैं कभी बताऊंगा आपको अर्बन प्लानिंग के बारे में मेरा कुछ पर्सनल सोच, आप लोग सोचना। मैं देखो, मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसा थोड़ी ना बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियंस, पढ़ाते पढ़ाते जितना मुझे लगता है मैं बोलता हूँ। मैं बताऊंगा सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग किस हिसाब से करने से मतलब बहुत बेहतर एक हो सकता है। वो कहते हैं ना सपना देखना, कभी कभी ड्रीम हो जाता है मेरा, और कुछ। ये पॉलिटिक्स को लेके भी एक गजब ड्रीम है, बताऊंगा कभी। ये डिलीवर्ड मशीन टू बी ए कॉमन करियर, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब पॉइंट क्या है कि इस केस में जो गवर्नमेंट डील था, मेन फैक्ट क्या है, ये लॉस्ट अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इन दिस केस, क्योंकि अनरीजनेबल ये डिले किया। अब पॉइंट है कि ये जो गवर्नमेंट का डील ए ने लॉस्ट किया, ठीक है, इसके लिए ए बी से क्लेम करेगा कंपेंसेशन, बट पॉइंट इज कितना, हाउ मच, मतलब पॉइंट इज हाउ मच, मतलब जितना, बट मतलब जितना गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब होल गवर्नमेंट अमाउंट जितना गवर्नमेंट डीलिंग में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कितना क्लेम करेगा। बात समझ में आ रहा है? लॉस हुआ होगा, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जितना उसको मिलने वाला था उतना ही उसका लॉस है ना, तो क्या वो पूरा का पूरा क्लेम करेगा? क्या लगता है? डिले पीरियड जितना दिन हुआ था उतना दिन। हाँ उतना दिन का है, ठीक बता रहे हो, जितना दिन का डिले किया उतना दिन, बट मतलब बेसिक पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि जितना गवर्नमेंट का साथ जो डील हो रहा था उसमें जितना लॉस है उतना, मतलब गवर्नमेंट डील का लॉस जिसमें उसको प्रॉफिट बनने वाला था, वो प्रॉफिट ना बन के ये लॉस में ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट बिकम लॉस। नो सर, गवर्नमेंट डील का नहीं देगा वो, जितना दिन डिले हुआ था उसका एवरेज वेरी गुड सर, एवरेज प्रॉफिट देगा, एवरेज लॉस आपको कंपेंसेट करेगा। वेरी गुड, मैं देखो आपको बताता हूँ, ये पॉइंट बता के रखा है। A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of the delay। जितना दिन देरी हुआ है उतना दिन में उसका मिल ओपन रहने से वो जितना कमाता है, उस तरह का मिल मार्केट में जो अवेलेबल है, वैसा का मिल मार्केट में जो अवेलेबल चलता है, वो एवरेज जितना कमाता है उतना ही अमाउंट ऑफ लॉस उसको मिलेगा, वो गवर्नमेंट डील नहीं मिलेगा। But he cannot recover the loss sustained due to the loss of government contract, as A's contract with the government was not brought to the notice of B। अगर नोटिस में आता, पहले ही बोल देता, अगर पहले ही बोल देता भाई मेरा गवर्नमेंट डील है तुम्हें इतने के अंदर देना है, उसके बाद भी बी अगर काम लेता, ठीक है, मशीन का काम लेता और फिर भी वो फेलियर होता, तब जाके ए पूरा का पूरा गवर्नमेंट डील ही कंपेंसेट करने के लिए बोलता और क्लेम भी कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बी के पास ये खबर नहीं था कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है,
बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अनरीजनेबल डिले किया है। अनरीजनेबल डिले में अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का बात पता ना भी चले, नॉर्मल डिले जो भी हुआ है उसमें जो भी नॉर्मल लॉस उसका हुआ है, ठीक है, अगर उतना पर्टिकुलर दिन, अगर 7 दिन मशीन बंद है अनरीजनेबल डिले के कारण, 7 डे बिजनेस ऑफ है, तो 7 डे बिजनेस ऑफ के कारण जितना बिजनेस आप कर पाते थे उतने का लॉस तो ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा। क्लियर है सर? बोलो, समझ में आ रहा है स्पेशल डैमेजेस? हाँ सर। एवरीबॉडी, सबको? तो फिर आगे बढ़ो सर। यस सर। ओके सर, वेरी गुड। शाइनी বোঝা যাচ্ছে? शाइनी, नंदिनी का आवाज आया, शाइनी का आवाज नहीं आया? यस सर। यस सर। कभी कभी हाँ वो कुछ तो दिया कर, तो मुझे भी समझ में आ जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव एंड और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अभी विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी क्या है, मन में सवाल जरूर आ रहा है सर, चलो देखते हैं। These damages may be awarded only in 2 cases. For breach of promise to marry, अरे बाप रे, ये शादी वाला बात मैं करना मतलब एग्जाम्पल में देता हूँ, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, बट क्या करें सर, देखो इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ाना चाहता है, अब मैं क्या करूँ। For breach of promise to marry because, अच्छा अगर कोई शादी करके शादी का डील तोड़ देता है, ऐसा शादी कोई डील है क्या? हाँ सर, क्या मैरिज डील है? नो सर। सर एक्चुअली तो शादी कोई डील नहीं है, बट डोंट यू थिंक आज के डेट में तो वेरी मतलब बहुत भयंकर एक बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को नहीं लगता आजकल सोसाइटी के आसपास थोड़ा आंख लगा के देखो, ऐसा फीलिंग नहीं आता कि शादी डील बन गया है? मतलब शादी, हाँ सर, मेरे एरिया में बहुत है। हाँ शादी, यहाँ गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, अपना प्रॉपर्टी या जमीन बेच के जितने के घूस देके फिर शादी करते, दहेज में उतना अमाउंट ही ले लेते हैं। मतलब ये मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बस अपने आसपास में देखो। मतलब जैसे तुमने एक फैक्ट बताया, मैं एक और एक फैक्ट बता सकता हूँ, आजकल ऐसा चल रहा है। मतलब मैं बहुत चिंतित हूँ, अगर इस तरह का माइंड सेटअप लेके हम लोग अपना फ्यूचर कंट्री को डेवलप करेंगे तो अगला जनरेशन क्या मिलेगा, और हम लोगों को भी जीते जीते क्या देख के जाएंगे। शादी मतलब सपोज मानो कि अरेंज मैरिज ही हो रहा है, सिंपल, इवन लव मैरिज को भी बाद में ट्रांसफर हो जाता है कि लोग पैसा देख के प्यार करते हैं आजकल, कि भाई लड़का पैसा वाला है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्यार चलेगा कि नहीं चलेगा। अरेंज मैरिज करता है तो उसमें भी पैसा देखता है कि नहीं बहुत खानदानी है, खानदानी मतलब समझ सकते हो ना। अरे भाई तुम ये क्यों नहीं देखते कि भाई जिसके साथ शादी हो रहा है, लड़का हो या लड़की, दोनों अच्छा है, अच्छा इंसान है, दोनों में मैच होगा, दोनों का माइंड मैच करेगा, दोनों का कल्चर मैच करेगा। हाँ कल्चर मैच नहीं करता है तो दिक्कत होता है, बिकॉज कल्चर माइंड सब एक कनेक्टेड पॉइंट है। तभी लोग थोड़ा सोचते हैं कि हम लोगों के बिरादरी का, या बिरादरी क्यों सोचते हैं, ताकि कल्चर मैच हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड मैच हो जाए तो सुविधा होता है। लेकिन इसका ऐसा नहीं कि अगर मैच ना हो तो नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट समझ में आ रहा है सर? तो पॉइंट यही बोल रहा हूँ कि आजकल तो मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट में ही लोग बदल दिया। बट मैं आपको बता दूं, मैरिज एज पर अवर इंडियन कल्चर जो अपने धरती का कल्चर है, इस कल्चर में एक्चुअली मैरिज को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। बट जो फॉरेन कल्चर इंडिया में बाद में इनकलकेट हुआ है सर, मैं आपको बता दूं, प्लीज आप लोग इस बात को पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। जो हमारा इंडियन कल्चर है, मतलब जो हिंदुस्तानी कल्चर है, बेसिक बात, इसमें मैरिज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन ये बाद में फॉरेन कल्चर जब से आ गया है ना, तब से ये शादी करने के बाद रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया है। आज भी हमारे फैमिलीज में ऐसा बहुत सारे घर है पेरेंट्स के बीच में, मतलब जो हमारे ही पेरेंट्स हैं, जिनके बीच में आज भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है किसी का कि मतलब शादी तो हुआ है बट कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? यस सर। यस सर, अभी भी जो शादी भी हो रही है रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, मैरिज ठीक है, सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये मतलब मैं तो देखता हूँ, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना उनके केस में ऐसा मैं देखता हूँ। लेकिन आजकल लोग तो शादी से पहले रजिस्ट्रेशन का सोचता है कि पहले रजिस्ट्री कर ले। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? मतलब बहुत कम केस ऐसे होंगे जो रजिस्ट्री के बारे में नहीं सोचते। शादी मतलब सच में शादी, मतलब जो एक दो फैमिली वो इंसान, ऐसा वाला मैटर, मतलब जो आजकल मुझे नहीं दिखता। मैं तो सबसे पहले दिखता हूँ नहीं, पहले रजिस्ट्री कर लो,
क्योंकि वो बाद में हक मिल रहा है ना, अगर बाई चांस मतलब डिवोर्स वगैरह हो जाए तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो सर? तो ये तो सर बाद में आया, मतलब ये इनसिक्योरिटी फीलिंग से आया, और ये इनसिक्योरिटी फीलिंग इंडियन के अंदर कभी पहले नहीं था, ये तो बाहर से आया है। ये जब से हम लोग फॉरेन कल्चर के साथ जीना शुरू किए तब से। तो चलो यार अब क्या बताएं, ऐसे बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे सर आप स्पिरिचुअल का क्लास खोल दिए। नहीं सर, स्पिरिचुअलिटी का बात नहीं है, बिलीफ सिस्टम कल्चर का बात इसलिए हो गया है सर, बिकॉज सच में अपना कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है ना, अगर मिट्टी एक मतलब आपका मिट्टी एक और आपका कल्चर बाहर का लिया हुआ, तो मुश्किल क्या हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, सर चाइना और इंडिया में रिसेंट ट्रेंड में डेवलप कौन ज्यादा किया है, आप बताना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। चाइना। अगर चाइना कहा इंडिया के साथ बदमाशी को मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूं, मतलब इंडिया और चाइना, मतलब चाइना जिस तरह का बदमाशी इंडिया के साथ करता है, हमारा जमीन हड़पने के लिए वो जो जिस तरह का काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके, उसको मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ। सिर्फ कंट्री इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट का अगर बात करें तो चाइना इतना ज्यादा डेवलप क्यों कर रहा है कंपेयर टू इंडिया। हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो चाइना के पास है, सब कुछ है हमारे पास एज पर आवर कंट्री के सिस्टम से। बट चाइना डेवलपमेंट के पीछे इसका मेन रीजन क्या जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। कंट्री अपना, चाइना का कंट्री है उसका अपना कंट्री, कल्चर भी वो अपना फॉलो करता है, ओन कल्चर, ओन लैंग्वेज, प्रायोरिटी मिलता है। आजकल चाइना इंग्लिश क्यों सीखते हैं जानते हो, ओनली फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस के पर्पस में, नॉट फॉर द नॉलेज पर्पस। इंग्लिश में आई एम नॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, बट सीरियसली क्या ये इंग्लैंड है सर, दिस इज इंडिया ना, इंग्लैंड यहाँ से बहुत दूर। पॉइंट समझना, चाइना और इंडिया के बीच में इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत कंपैरिजन चलता है आसपास में, आप कभी भी खबर रखो कंपैरिजन होता रहता है। ऊपर से तो ये तिब्बत लेने के बाद हमारे पीछे पड़ा हुआ है पूरा, ये तिब्बत है, पूरा तिब्बत लेने के बाद हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चलो उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन ठीक है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली तंग करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी संभालेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये चाइना इंप्रूव कर रहा है बिकॉज वो अपना कल्चर फॉलो करता है, अपना लैंग्वेज फॉलो करता है, एजुकेशन से हो या एवरीथिंग, हर चीज में दूसरा का कल्चर को इंपोर्ट नहीं करता। अब देखो हम लोग आज के डेट में आप इंडिया का बिजनेस को भी देखो, इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है या ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कल्चर नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट या सर्विस में बात करता हूँ। प्रोडक्ट में अगर बात करें, इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा या एक्सपोर्ट ज्यादा, प्लीज टेल मी सर। एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा, इम्पोर्ट ज्यादा। इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से लाते हैं सर इंडिया का। चलो वो कौन बताया, आयन बताया? नहीं सर, अच्छा मतलब तू बेसिकली वर्ड्स में कंफ्यूज हो गया, मतलब तेरा सोच सही था। यस, हाँ ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, ये कहने के पीछे मेरा एक छोटा सा मकसद है, मतलब क्यों मैं इसके पीछे पड़ा रहता हूँ। हाँ बोलो। सिल्क एक्सपोर्ट होता था, वो भी अब उतना अच्छे से नहीं होता है। बहुत कुछ इंडिया बनता सिर्फ नहीं है, बहुत कुछ इंडिया में, मतलब इंडिया का पूरा बिजनेस सिस्टम ही खराब होकर रखा है अभी। इसको ठीक करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा सबसे पहले, बल्कि है सब यहाँ सारा रिसोर्स। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, वही फॉरेन कल्चर इनकल्केट करेंगे, मुश्किल है सर, कोशिश करना है अपनापन लाने का। अब देखो कि अपनापन कैसे आएगा, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहीं पर मिल जाएगा इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिटेल्स। किसी को दिख गया तो मुझे बताना, यहीं पर है। इंडियन इकोनॉमी ओपन किया ना मैंने, नहीं सॉरी, इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जीडीपी बाय सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लुक ये देखो सर, इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है, 313 बिलियन, दिखाई दिया? $313 बिलियन। और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है, 474 बिलियन। फर्क देख रहे हो सर, 474 से 313 को हटाओ, फिर भी पहले से बेहतर हुआ है। पहले तो और भयंकर हालत था,
हमारा जो मतलब गवर्नमेंट जो है ना सर वो नेगेटिव में चलता है। मतलब हम लोग ये जो बैलेंस है ना सर, बजट बैलेंस, हम लोग नेगेटिव में इसलिए पहुंच जाते हैं। पब्लिक डेब्ट बहुत है, देखो 89.3% ऑफ द जीडीपी पब्लिक डेब्ट है, 170 ट्रिलियन का डेब्ट है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो स्टेबल है हमारा, लेकिन कुछ कुछ केस में नेगेटिव भी है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है ना, अब इसके लिए वही बात जो रिसेंट गवर्नमेंट एक बात बार बार बोल रहा है, ये एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का पॉइंट बार बार बता रहा है, जब तक ये नहीं होगा ना, अब नौकरी कहाँ से लाएगा, इम्पॉसिबल है। अब चाहे आप सरकार चेंज भी कर लो, पहले वाला सरकार तो ये बात भी नहीं करता था। सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में पहले कभी बात इस तरह से नहीं हुआ है, आजकल जितना चर्चा हो रहा है, फिर भी हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक दिन में नहीं, ये तो कम से कम 10-20 साल का मैटर है जब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब प्रॉब्लम यही है सर कि अगर हम लोग जब तक इस पूरा कल्चर, अब क्या है ना, अगर हम लोग का प्रोडक्ट इंपोर्टेड, कल्चर इंपोर्टेड, मुश्किल बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं। जब तक अपनापन लाएंगे, जैसे चाइना अपनापन में कुछ किया है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट वाला कल्चर बंद करना चाहिए, तब जाके इंडिया सच में एक दिन अच्छा करेगा। लेकिन वही शायद आप लोगों को पसंद ना हो सकता है मेरा बात, बट आई थिंक दिस इज ट्रू। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कल्चर अपना होना चाहिए? यस सर। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मतलब इंग्लिश सीखना छोड़ दो, नहीं नहीं, इंग्लिश तो काम का है और हम लोग को तो आदत हो चुका है, नो प्रॉब्लम। इंडिया में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 200 साल वो लोग रहा ना, तो आदत सा पड़ गया हम लोग को। लेकिन सवाल है कि बात इंग्लिश का नहीं है, सीखने का है। अगर हम लोग डिस्कवर, मतलब हम लोग इन्वेंट करना सीखेंगे, जब हम लोग जैसे आप लोग अगर सुनेगी नहीं, आई डोंट नो, ब्रिगेड में कल मोदी जी एक बहुत अच्छा बात कहा है, करेगा कि नहीं करेगा एक्चुअल एप्लीकेशन आई डोंट नो, कहा है कि वेस्ट बंगाल में अगर लोग डॉक्टर बनेगा, अगर इंजीनियर बनेगा, तो वो अपने लैंग्वेज में पढ़ेगा। मतलब स्पेशली जो मतलब जो गांव साइड है ना, विलेज सेक्टर्स में जो है, उनको प्रॉब्लम क्या होता है ना, हायर एजुकेशन में जब पहुंचते हैं, सारा साल भर बंगाली में पढ़ता है, और हायर एजुकेशन में जब डॉक्टर, इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना पड़ता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है, इंग्लिश में पढ़ना होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जो लोग गाँव साइड से हैं वो लोग समझ सकते हैं, जो कोलकाता जैसे शहर में या दुर्गापुर जैसे शहर में कन्वेंट में पढ़ा है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दी विलेज एरिया, और जहाँ पर बंगाल का काफी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहते हैं। और ये नॉट ओनली फॉर दी बंगाल बट फॉर दी ऑल ओवर इंडिया। उनका मानना है कि एटलीस्ट अगर वो लोकल इकोनॉमी को भी तो सारा कर सकता है, अगर ओन लैंग्वेज में डॉक्टर बन पाए, अगर ओन लैंग्वेज में इंजीनियरिंग कर पाए। सर अगर एक किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए उसको मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए या फिर इंग्लिश समझना चाहिए। किसी को सिविल इंजीनियर बनना है, किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या लगता है कि उसको लैंग्वेज बैरियर होना चाहिए या फिर नॉलेज आना चाहिए उसके अंदर, या लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा? नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। एकदम नहीं है सर, एकदम नहीं है। जैसे चाइना एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि चाइना इंग्लिश को सिर्फ उस काम पे लगाते हैं जब उनको इंटरनेशनल कनेक्ट करना हो, जब उनको इंटरनेशनल कनेक्शन करना हो। इसके अलावा वो इसके अंदर जो भी लोग हैं, जो ये लोग जो इन्वेंट कर रहा है नया नया चीजें, कंप्यूटर सेक्टर्स में आप देखो, टेक्नोलॉजिकल गुड्स में देखो, वो अपना लैंग्वेज को करते हैं, सीखते हैं अपने लैंग्वेज पे, तो अच्छा सीख पाते हैं, अपने मदर टंग पे करते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है ना, मदर टंग अलग है हमारा और सीखने वाला लैंग्वेज अलग है। तो सर हर कोई अगर अपना अपना लैंग्वेज में सीख पाए, और इंग्लिश फिर उन लोग थोड़ा तभी करना चाहिए जब उस पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर उस पर जोर दे सकता है, हर कोई नहीं। जिसके अंदर लैंग्वेज सीखने का जज्बा नहीं है, मत सीखे, वो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे, इन्वेंशन पे ध्यान दे। हमारे यहाँ पर तो ऐसा कल्चर हो गया कि अगर आप इंग्लिश ना समझते हो, ना बोलते हो, तो फिर आप एडुकेटेड नहीं हो। सही है ना सर? यही वाला कल्चर है ना हमारे यहाँ पर। एकदम सही है। यही तो प्रॉब्लम है सर, इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश नहीं बोलते, तो फिर हम इंसान ही नहीं है, हमारा कोई कदर नहीं है, इंसान नहीं है, गंवार है। गंवार है, यही बात है। दिस काइंड ऑफ कल्चर तो काम नहीं चलेगा। आप जिसको देखो, जितना आदत पड़ गया इंग्लिश का, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक इट एडवांटेज, ओके, इसका एडवांटेज ले लेना चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट है कि सीखने का जो मेन जगह है ना, वही एजुकेशन सिस्टम, कल्चर। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा कि कल्चर को बदलना बहुत जरूरी है। ये बाहर से चीजों को लाके अपना कल्चर को नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए बार बार ये भारतीयत्व का बात होता है। अब मुझे इसका, मैं इसीलिए सपोर्ट करता हूँ ये, जब भी भारतीयत्व का बात होता है ना, कि अपनापन, देसी देसी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना देसी है, तभी वो देसी अपने हिसाब से बना रहा है। इंडिया भी, सिंगापुर को भी देख लो आप, जापान को देख लो, अपनापन लगाता है। जापान तो बहुत डेवलप है, वो तंग भी नहीं करता किसी को। सिंगापुर तो थर्ड वर्ल्ड छोटा सा है वो भी, हाँ, इतना ही सब।
उसका वो भी अपना चारों करता तरफ है। दुश्मन से घिरा है। हाँ, यहाँ पर सिंगापुर इतना छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आज पूरा दुनिया सिंगापुर के लिए पागल होता है। थर्ड वर्ल्ड था 47 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा था, वो भी थर्ड वर्ल्ड था। एकदम गांव, एकदम बेकार हालत, इसका कोई हिस्ट्री नहीं था। जंगल को आज फास्ट वर्ल्ड बना दिया। कैसे बनाया? अपनापन लाके बनाया, तब हो सकता है। तुम बस हर चीज को इंपोर्ट करोगे, कल्चर भी इंपोर्ट करोगे, कुछ नहीं बना पाएंगे सर, कुछ नहीं बना पाएंगे। मतलब इसी से मुझे प्रॉब्लम है। आई थिंक सबको समझ भी आ रहा है और लॉजिकल है। हो सकता है कि किसी को किसी बात में एग्री ना कर सकते हो, बट आई थिंक चलो सर कोई बात नहीं। सर आप हर क्लास में कुछ ना कुछ डिबेट कर लेते हो, खुद ही हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। क्या ऐसा लगता है क्या किसी को कि मैं डिबेट करता हूँ? नहीं सर, डिबेट नहीं करता सर, डिबेट नहीं करता। मैं बस कोशिश करता हूँ कि कुछ पॉइंट पे जो भी मुझे कंट्रोवर्शियल दिख जाए ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके चलो, नॉमिनल डैमेजेस अब तो समझ में आ गया सर। स्पेशल डैमेजेस समझ में आ गया। अच्छा, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस फटाफट एक बार देख लेते हैं। For breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings. Okay, तभी तो ट्रिपल तलाक को हटाया गया। इंडिया आज 2021 में लड़की लोगों के साथ कितना खराब बात है सर। आज शादी कर लिया, कल व्हाट्सएप में ट्रिपल तलाक कर दिए। ऑब्वियसली जो भी जाति का हो, लेकिन इंसानियत की नजर से देखो बहुत खराब बात था। एंड तभी मुझे लगता है ये, क्योंकि ये कनेक्टेड पॉइंट है, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और उन्हीं धर्म के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और तभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया कि भाई ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड। इवन दुबई में भी ट्रिपल तलाक अलाउड नहीं है, तो फिर इंडिया में क्यों रहेगा? ठीक है, तो बात धर्म का जाति का नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स, for wrongful dishonor by a banker of his customer's check, for wrongful dishonors by a banker of his customer's check, because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it causes loss of credit and reputation to him. Businessman whose credit has suffered will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss, but a non-trader cannot get heavy damages in the like of circumstances unless the damages are alleged and proved as special damages. Gibbons versus Westminster Bank का फेमस केस है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे शादी वाला केस में, ये जो शादी वाला केस में फीलिंग का मैटर था सर, इसमें किसी का कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता। सर बोलो, आप ही लोग बताओ, कोई किसी को शादी का वादा करके अगर तोड़ देता है तो उसमें क्या उसका फिजिकल कुछ डैमेज होता है? प्लीज टेल मी। नो सर। नो सर, फिजिकल डैमेज का कोई केस यहाँ पर तो है नहीं। अब दूसरा बात, सेकेंड केस जो बिजनेस वाला पैटर्न है, जो गिवॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक का केस है, ये वाला केस में क्या बताता है? ये केस बताता है कि सपोज मानो कि आपने किसी को, आप एक बड़ा बिजनेसमैन हो, जस्ट फील दैट यू आर अ रिलायंस। ओके, आप रिलायंस हो, आप अंबानी हो, ठीक है, आप अंबानी हो, मतलब या तो अंबानी जैसे कोई हो, ठीक है, अंबानी क्यों बनोगे, अंबानी जैसे आप अंबानी टाइप से बिग बिजनेसमैन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टाइकून। जैसे मानिए कि हमारे यहाँ पर कौन है आज, चलो आयन है, आयुष है, चलो आप लोग बिजनेस टाइकून हो, ठीक है। तो एक बिजनेस टाइकून होने के नाते, ओके, साहिल है, तो बिजनेस टाइकून होने के नाते क्या आप लोगों को ये आप किसी को चेक पेमेंट करते हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है सर? आप एक बिजनेस टाइकून हो, आप किसी को चेक पेमेंट करते हो। अरे चेक दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? आयन, आयुष, साहिल, दे आर ऑल बिजनेस टाइकून। ओके, अब चेक पेमेंट जब आप करते हो तो आपका जो बैंकर है ना, वो क्या करता है, आपका चेक को बाउंस कर देता है। चेक बाउंस मतलब समझते हो? बेसिकली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आप लोग सीखते हो, डिसऑनर कर देना। मतलब बेसिक पॉइंट है कि चेक में मतलब आपका चेक को क्लियर नहीं करता, मतलब आपको जिसको पेमेंट करना था वो क्लियर नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ, चेक पेमेंट हो गया लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ, आप बिजनेस टाइकून हो, आप कोई आम आदमी नहीं हो। जिसको पेमेंट जाना था, करोड़ों का पेमेंट था, मोर देन करोड़ का पेमेंट था, और पेमेंट आपका रुक गया। आपके बारे में मार्केट में क्या न्यूज आएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आप डिफॉल्टर हो गए। मार्केट न्यूज यही होगा ना? रेपुटेशन कम जाएगा, रेपुटेशन की में प्रॉब्लम हो जाएगा। वेरी गुड सर,
आपका रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, आपका बैडविल क्रिएट हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आप चेक लिख दिए लोगों को। ठीक है, अगर नॉट ओनली बिजनेस टाइकून, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भी एक बहुत बैडविल का केस है। आप किसी को चेक दे देते हो और आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो ये बहुत खतरनाक बैडविल है। ऑब्वियसली आपका सिविल गिर जाता है। यू नो सिविल, सिविल स्कोर समझते हो? ये क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। ये ट्रांस इंडियन सिविल, ये कंपनी चलाते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर लोन वगैरह लेना है, ये देख सकते हो आप क्रेडिट स्कोर। प्रॉब्लम होता है। हाँ, मतलब ये एक्चुअल टोटल होता है 950 का टोटल पॉइंट होता है। अरे आजकल एक टीवी में ऐड भी आ रहा है, आप मैच वगैरह देखने, क्रेड बोल के एक ऐप आ रहा है, देख रहा है, क्रेडिट कार्ड देगा बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड मैनेज करेगा और सिविल स्कोर के बारे में बोलते हैं। ये देखो सर, देख रहे हो सर, टोटल सिविल स्कोर 900 तक होता है, 700 इज ओके, 300 बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। है ना? एड में बोलता है कि सिविल स्कोर आप चेक कीजिए क्रेड से, तो कैसे चेक करेंगे? समझ क्रेड नहीं से आता। वो क्रेड, मुझे नहीं पता क्रेड फ्रीली करता है कि नहीं करता। ऐसे सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड नॉर्मली ऐड करके आपका पता क्रेडिट कार्ड ऐड करके कर सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड है आपका तो ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करता आप। मैंने यूज नहीं किया अभी तक ऐप। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो। या फिर बैंक के थ्रू से भी सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है बैंक का, तो किसी भी बैंक से भी आप अपना, মানে হাউ ফ্রিকোয়েন্টলি আই পে মাই ক্রেডিট কার্ড বিলস ওটার উপর ডিপেন্ড করে। ऑब्वियसली हाउ फ्रीक्वेंटली नहीं, प्रॉपर पेमेंट। सपोज मानो कि फ्रीक्वेंटली नहीं, টাইমে পে করা। या सपोज मानो तुमने ईएमआई में कुछ प्रोडक्ट खरीदे हो, ठीक है, सिंपल एकदम कंज्यूमर लोन पे ही बात कर लेते हैं, सिंपल बात, कंज्यूमर लोन पे ही बात कर लेते हैं, मतलब होम लोन वगैरह छोड़ देते हैं। ये फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह में आप लोग ईएमआई में प्रोडक्ट मिलता है, जानते हो ना? हाँ, से फॉर एग्जांपल कि क्या लेना है, चलो मोबाइल ही ले लेते हैं, सबसे पॉपुलर टॉपिक है ये। क्या निकल तो गुड वाला ये सेकंड हैंड मोबाइल है। बहुत सारी यहाँ पर लिखा है नो कॉस्ट ईएमआई, दिख रहा है सबको? हाँ, ये देखो इसमें यस इसमें ईएमआई का ऑफर मिलेगा आपको। कहाँ चला गया ईएमआई का ऑफर? नो कॉस्ट ईएमआई नहीं दिख रहा है सर? हाँ, ये देखो, यू मोड में आएगा सर। हाँ मिल गया। बैकग्राउंड नॉइज है, बंद करो किसी का। ये देखो 3 मंथ में अगर आप पे करोगे किसके थ्रू से, नो कॉस्ट ईएमआई, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड ईएमआई भी है, ईएमआई इज आल्सो देयर, जैसे कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक का एक अपना है, अलग अलग बैंक का 3 ईएमआई। इसका इंटरेस्ट लगेगा 2,900 रुपया पर मंथ का। सपोज मानो कि आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप ले रहे हो, तो 2,900 करके आपको इस मोबाइल के लिए पर मंथ पे करना है। ओके आयन? तो जब से आप लोगे ना, नॉर्मल सिस्टम क्या होता है कि आप जिस दिन ले रहे हो उसका नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई चालू होता है। ठीक है, मतलब सपोज अगर आप सितंबर में लेते हो तो अक्टूबर से आपका ईएमआई स्टार्ट होगा, और अक्टूबर के बाद जैसे कि पर मंथ 2999 का है ना, तो जब जितना आपका होता है उतना आपको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करना है। अगर आपका एक महीना भी छूट जाए ना, आपका सिबिल गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नॉर्मली जब भी कोई स्टार्ट करता है ना, फ्रेश होता है ना, जिसका कुछ नहीं होता वो 700 से ही स्टार्ट करता है। जिसका पहले का कोई क्रेडिट रिपोर्ट नहीं, वो 700 से स्टार्ट करता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे जितना वो रेगुलर पेमेंट बढ़ाता जाएगा 700 से 800 900 तक, मतलब 900, मतलब उसका एक सिस्टम है सिविल का, आप जब यूज करते रहोगे आपको समझ में आएगा। 900 इज द हाईएस्ट, मतलब आपको कभी भी आपको क्रेडिट लोन चाहिए तो फेल नहीं होगा, चाहे बैंक लोन हो, चाहे नॉर्मल एनबीएफसी मतलब बजाज फाइनेंस वगैरह हो, आपको कभी फेलियर नहीं होगा, पेमेंट करेगा। वो खुद आपको फोन करके बोलेगा कि सर आपके नाम पे 50,000 का लोन है, 5 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है, आप लो। ठीक है, लेकिन अगर किसी का सिबिल गिरा हुआ है ना, तो फिर या फिर पेमेंट प्रॉपरली नहीं किया, तो उसके लिए ऐसा फोन कभी नहीं आएगा, फोन भी नहीं आएगा, कंपनी भी ऑफर नहीं करेगा, या फिर बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई भी करोगे ना तो डिक्लाइन कर देगा। समझ आ रहा है सर? यस सर। तो बेसिकली ये बिजनेसमैन को तो लोन का जरूरत होता रहता है,
तो ये जो केस है गिबॉन्स वर्सेस वेस्टमिंस्टर बैंक के केस में, इनका बैंक वाला ना टेक्निकल प्रॉब्लम में इनका रेपुटेशन डाउन कर दिया। एक्चुअली चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज इन दिस केस द इंजरी ड्यू टू रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द ड्रॉयर्स चेक इज टू सो हेवी, मतलब रॉन्गफुल डिसऑनर हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ, रॉन्गफुली हो गया, बैंक की तरफ से हो गया। तो इन दैट केस अब बैंक को कंपेंसेट करना पड़ेगा, मतलब वही बोला ना, अनलेस द डैमेज इज एलिस्ट एंड प्रूव्ड एज स्पेशल डैमेजेस, जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन बैंक को स्पेशल डैमेजेस देना पड़ेगा अगर बैंक की तरफ से कोई गलती हुआ है। किसको? बिजनेसमैन को, मतलब जिसका रॉन्गफुल डिसऑनर हुआ है। लेकिन इसमें एक्चुअली इसका ইন দিস কেস ড্যামেজেস কি হবে, মানে ওর তো রেপুটেশন গেছে, এখন মানে পয়সাটাও দেয়নি, ড্যামেজেস বলতে কি হবে? वो उसका बिजनेस में अगर कुछ, हाँ वो वही स्पेशल डैमेजेस में ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक सिंपल ये केस में भी सिंपल ना, जैसे एक लड़की का शादी टूट रहा है, मतलब मैरी अगर आप तोड़ रहे हो तो इसका क्या डैमेज हो सकता है, ये भी पूछ रहा हूँ मैं अयन, इसका भी जवाब दे दे। इमोशंस और फीलिंग्स का क्या दाम हो सकता है? तो वेरी like mutual understanding है, damages एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके केस में भी होता है, इनके केस में भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस वैल्यू। ओके, बिजनेस वैल्यू, गुडविल का क्या वैल्यू है इनका, गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना सीखे हो ना आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। तो गुडविल कितना गिरता है मार्केट में उनका, बिजनेस पे, शेयर मार्केट में कितना डैमेज होता है, ठीक है। बड़ा बिजनेस में ऐसे होता है, ठीक है। छोटे मोटे बिजनेस पे छोटा लेवल का होगा, वो वैल्यूअर होता है सर, जो लोग एक्चुअलीज होते हैं, ठीक है, वैल्यूअर होता है, वो लोग इसको कैलकुलेट करना जानता है, ठीक है, कि कितना बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है। जैसे जो लोग LIC का मतलब कोई भी इंश्योरेंस का वैल्यूएशन होता है ना, उसी तरह से ये भी वैल्यूएशन किया जाता है। इट्स थोड़ा ट्रिकी, इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट, ऑब्वियसली ट्रिकी पार्ट। ओके, अगर कोई बाद में ये पढ़ाई होता है कि चलो बात हो रहा है तो बता देता हूँ, ठीक है। कभी अगर आप लोगों को मन हुआ, ये सब MBA वगैरह तो है सर, लेकिन सब में कुछ ये नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरियल साइंस, नाम सुने हो सर किसी ने? वैसे चार्टर्ड होता है, CMA होता है, CS होता है, वैसे एक्चुअरियल साइंस भी होता है। ये भी कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा जगह है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन इंडिया, नाम सुने हो इसका? यस सर। स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्चुअली वैल्यूअर होते हैं, ठीक है। ये पास करने के बाद आप वैल्यूअर बन सकते हो, ठीक है। कभी बताऊंगा इसके बारे में, किसी का अगर बाद में शौक होगा तो कर सकते हो। तो बहुत वैल्यूएबल, बहुत हाई लेवल ऑफ जॉब होता है, इवन चार्टर्ड से भी ज्यादा हाई लेवल माना जाता है। ओके, ठीक है। नॉमिनल damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage. It is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract. मतलब एक करना होता है तो करना पड़ेगा, बेसिक एक, मतलब मिनिमम अमाउंट मे बी ₹1 और इवन 10 पैसा, ₹1 से भी डैमेज का हिसाब करना होता है, या फिर 10 पैसा से भी आप उसको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जस्ट डिक्री, नियम है तो करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट ओनली फॉर द रूल। ऐसे रियल कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, बट रूल के लिए करना पड़ेगा अगर कोई ब्रीच होता है तो। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, ठीक है, डिले के कारण अगर कभी कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, in the case of deterioration caused to goods by delay, damages can be recovered from the carrier even without notice. The word deterioration not only implies physical damages to the goods, but it may also mean loss of special opportunity for sale. Suppose मानो कि आप कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हो, बाहर से इन द सेंस दूसरे कंट्री से, ओके, जैसे ये आपका भारत है, दिस इज आवर इंडिया। अब आप मुंबई में हो, आप कहाँ से मंगवाओगे सर? चलो एक काम करते हैं, चाइना से। हाँ नहीं, चाइना नहीं, चाइना से नहीं जाना है सर, इधर से समुद्र से मंगवाएंगे। चाइना इधर से तो चाइना से सुन रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, कम हो रहा है। काफी सारे प्रोडक्ट में थोड़ा बैन लगाया गया है, और क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा। सपोज तुम इथियोपिया, अफ्रीका से कुछ मंगवा रहे हो, ठीक है, मुंबई तक। अब ये किससे जाएगा सर? ऑब्वियसली शिप से जाएगा ना। अरे मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मेरा अपना कोई इरादा नहीं है। ये
पानी तैर के जाओगे, ठीक है। तो ये गुड्स आपका यहाँ पर आना है मुंबई तक, सपोज टाइम है 1 मंथ का, ओके, 1 मंथ का टाइम है। अब इस 1 मंथ के अंदर आपको गुड्स पहुंचना है, लेकिन इसको पहुंचने में 1 मंथ 15 डेज हो गया, डिले हो गया किसी रीजन से, बट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही हुआ था कि 1 मंथ के अंदर ही चाहिए। तो अगर ये पहुंचा नहीं सकता आपको, तो फिर 15 डेज के कारण आपका जो अपॉर्चुनिटी, सेल का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, वो आप क्लेम कर सकते हो। अगर डील वैसा हुआ था तो आपका कुछ सेल का अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो 15 दिन के बाद और आपके पास नहीं रहा। सपोज कोई फॉरेनर था जो बाहर से आया था, आप उनको कुछ सेल करने वाले थे, अगर वो 1 मंथ के अंदर होता तो आप सेल कर देते, ठीक है। अब यूनाइटेड यूएई में चला गया वो वापस दुबई में, तो आप उसको सेल नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हो। तो ऐसा केस में आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। तो ये सब होता है, आप लोग जानते हो। ये अपना मुंबई से कलकत्ता में फ्रूट्स आता है बहुत, मुंबई से नहीं एक्चुअली, नासिक, पूना इस साइड से आते हैं, स्पेशली नागपुर से संतरा आता है, फिर ग्रेप्स आते हैं, जानते हो सर। नासिक वगैरह में तो ग्रेप्स बहुत अच्छा होता है। तो ये कलकत्ता में जो भी फ्रूट्स मार्केट में ना, मुंबई साइड से ना बहुत फ्रूट्स आते हैं, जैसे नागपुर इज फॉर ऑरेंजेस, यू ऑल नो दिस थिंग्स, ठीक है। या फिर नासिक वगैरह में ग्रेप्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, या कश्मीर से एप्पल वगैरह आता है, ठीक है। तो हिमाचल से भी एप्पल आता है, कश्मीर से एप्पल आते हैं। तो ये जो अलग अलग, या बिहार से केला आता है, बिहार में एक जगह है, आयुष है क्लास में, इसका आवाज नहीं आ रहा है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर शायद। हाजीपुर इज नोन फॉर बनाना, सही बोल रहा हूँ ना आयुष? यस सर। ओके। तो अलग अलग जगह से आता है। तो जैसे मुझे महाराष्ट्र वाला पता है, क्योंकि मेरा पापा का बिजनेस मेनली ट्रांसपोर्टिंग लाइन से है। तो नेशनल लेवल पे नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कनेक्शन है तो किसी फ्रेंड वगैरह का मैं बचपन से जानता हूँ। तो ये नासिक से जब कोई संतरा का गाड़ी या नागपुर से आता है ना, कलकत्ता में एक जगह है कलकत्ता के अंदर आसपास में, उलूबेड़िया बोलते, किसी को पता है उलूबेड़िया? यहीं पर, मतलब कोलकाता से हावड़ा में आता है, हावड़ा के पास आता है, यस। तो उलूबेड़िया हाईवे के वहां पर ना उन लोगों का एक डिपो होता है। तो ये कोलकाता के जस्ट नजदीक में ही है उलूबेड़िया, जस्ट 30-40 किलोमीटर दूर, थोड़ा 50 किलोमीटर होगा हार्डली। तो ये नासिक से या नागपुर से जब आता है ना, तो उलूबेड़िया आने के बाद ना उनको कमीशन मिल जाता है। जब अगर वो टाइम पे उलूबेड़िया पहुंचा देगा ना, अगर वो टाइम पे उलूबेड़िया पहुंचा देगा तो उनको कमीशन मिलता है, इवन एक्स्ट्रा, पर घंटे के हिसाब से 10,000। इवन मैं तो इतना भी सुना, वो जो ट्रक जो चलाते हैं ना सर, स्टीयरिंग में पैर नहीं होता, स्टीयरिंग में पत्थर होता है, और उसका पैर इसके ऊपर होता है। मतलब स्टीयरिंग लगाने से ब्रेक दब जाएगा ना, तो वो लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं, एक्सीडेंट भी करते हैं। मतलब सिर्फ वो 10,000 घंटे के हिसाब से मिलता है। वो इलीगल है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आवर 10,000 समथिंग आपको कमीशन मिलेगा, और अगर डिले होता है तो फिर आपसे पैसा काटा भी जाता है। ये थोड़ा सा इलीगल वे में होता है। तो डीजू का समुंदर वाला बोला ना, जो बाहर से प्रोडक्ट लाने वाला, ये रियल में होता है। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग ऐसे कहानी सुने हो कि नहीं सुने? मतलब ये रियल लाइफ है। यस सर। यस सर। सुने हो? हेलो, बढ़िया है। तो damages for deterioration caused by delay, ये तो समझ ही गए। Prefix damages, sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on a breach of contract by any of them, अगर कोई भी breach करता है, a certain amount will be payable as damage. It may amount to either liquidated damages. Liquidated damages means a reasonable estimate of the likely loss in case of breach, or a penalty. या तो liquidated damages या तो penalty. Penalty क्या होता है? An amount arbitrarily fixed, मतलब जो law बोलेगा, ठीक है, जो law बोलेगा as damages payable. Section 74 provided that if a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault reasonable compensation not exceeding the amount so named. जितना बोला गया है उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। जितना कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बोला गया था कि भाई अगर नहीं हो पाया काम तो इतना पेनल्टी या इतना लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि if the penalty provided by the contract is 1 lakh and actual loss because of breach is 70,000, सर बोलो, कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था पेनल्टी 1 लाख बट एक्चुअल लॉस 70,000, तो कंपेंसेशन कितना मिलेगा? 1 लाख और 70,000। हेलो सर 70,000। 70,000। Thank you, sir. Only rupees 70,000 shall be available as damages. That is the amount of actual loss and not the amount stipulated.
But if the loss is say 1,50,000, then अगर लॉस 1.5 लाख का है तो फिर कंपेंसेशन 1 लाख का मिल जाएगा ना। चलो वेरी गुड। X promised Y a priest to pay 10,000 as charity. The priest on X promise incurred certain liabilities towards the repairing of the temple to the extent of 7,500. Y, the priest can recover from X rupees 7,500. X promise किया था Y को to pay 10,000 as charity. The priest on X promise incurred certain liabilities, क्योंकि वो बोला था कि भाई पेमेंट मिलेगा, तो वो मंदिर वगैरह में कुछ खर्चा कर दिया। Liabilities towards the repairing of the temple to the extent of 7,500 का। अब बाद में शायद वाई बोल नहीं रहा था, सॉरी एक्स बोल नहीं रहा था पेमेंट के बारे में, तो ये तो 7,500 खर्चा कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था वाई डोनेट करेगा, चैरिटी करेगा। तो क्या बाद में वाई प्रीस्ट रिकवर कर सकता है? यस, रिकवर कर सकता है, कैन रिकवर। ऑब्वियसली लिखित है तो ही प्रूव कर पाएगा, ओनली वर्ड ऑफ माउथ होगा तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। मतलब सिर्फ ओरल होगा तो प्रूव करना मुश्किल है कि भाई तुम डोनेट करने के लिए वादा किया था, ठीक है। अदरवाइज लिखित में अगर बोला था यस आई विल डोनेट, तो इन दैट केस ये इजीली आप रिकवर कर सकते हो। 7,500 तो रिकवर कर ही लोगे, ये तो कर ही सकते हो आराम से, बिकॉज उसका वादा किया था 10,000 तक का था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सर? पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस सेक्शन 74 फटाफट देखो। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure to perform the contract. In such cases, the question arises whether the courts will accept this figure as the measure of damages. English law, according to the English law, because हम लोगों का लॉ जो है ब्रिटिश लोगों की जाते वक्त बना के गया और बाद में हम लोगों ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, you all know this. According to English law, the sums so fixed in the contract may be interpreted either as a liquidated damages or as penalty. If the sum fixed in the contract represent the genuine pre-estimate by the parties of the loss, पहले से ही estimate किया हुआ था, which would be caused by the future breach of contract, it is liquidated damages. It is an assessment of the amount which in the opinion of the parties will compensate for the breach. ये दोनों के बीच में पहले से ही बात हो गया था कि भाई अगर बाद में कभी कोई ब्रीच करता है तो इतने का वैल्यूएशन compensate करना पड़ेगा agreed को. Such a clause is effective and the amount is recoverable. But where the sum is fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract, it is penalty. Such a clause of disregarded and an injured party cannot recover more than the actual loss. मतलब बाद में अगर कुछ अनरीजनेबल अमाउंट चार्ज कर रहा है तो वो पेनल्टी हिसाब से चार्ज कर रहा है, बट मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है? एक्चुअल लॉस तक। ये कौन बोल रहा है सर? इंग्लिश लॉ बोल रहा है। अब सर देखो इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में फर्क कहाँ है? करीब करीब सेम, बट करीब करीब सेम भी थोड़ा फर्क है। इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं मानता। The court in India award only reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed that what the damages will be, the court will never allow more. आप समझ गए? अगर पार्टी अपने बीच में ही पहले से ही फिक्स करके रखा है तो फिर और कोर्ट को कुछ डिसाइड करने का कुछ जरूरत नहीं है ना। मतलब वो रीजनेबल देखेगा नहीं। और क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बट द कोर्ट में अलाउ लेस, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, बट हमसे कम कर सकता है अगर उसको लगा तो। अगर कोर्ट को लगा, ठीक है, किसी एंगल से उसको लगा कि नहीं इतना नहीं होना चाहिए, उससे लेस भी हो सकता है। डिक्री इज टू बी पास्ड ओनली फॉर रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम नेम्ड बाय द पार्टीज। Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get a reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. Okay, तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में फर्क क्या है? इंडियन लॉ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में फर्क नहीं करता, ठीक है। वो मैक्सिमम पार्टीज के बीच में जो हुआ है वही बोलेगा। अगर पार्टी ने कुछ नहीं बोला तो गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करेगा कि इसके लिए इतना पेनल्टी होना चाहिए, रीजनेबल जो होगा, ठीक है। तो ये फर्क नहीं करता है, लेकिन इंग्लिश लॉ इसमें थोड़ा फर्क करता है। क्लियर है कि नहीं है सर? बोलो। यस सर। Where any person gives any bond to the central or state government, exception है, where any person gives any bond to central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested, on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned there. मतलब उसमें सारा का सारा अमाउंट, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। अगर कोई पर्सन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी परफॉर्म करने के लिए कुछ बॉन्ड किया था, मतलब बॉन्ड मतलब वो बोला था कि हाँ मैं करूंगा, उसके लिए बॉन्ड दिया था, बॉन्डिंग था, द पब्लिक ड्यूटी और एक्ट इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड,
इसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट हो, अगर ऐसा कंडीशन अगर वो तोड़ता है तो इन दैट केस उससे जितना अमाउंट का बाद का प्रॉब्लम होगा पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ धोखा करने से। ठीक है, तो ये रूल बनाया गया है। अच्छा एग्जांपल यही देख लो, एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी। सर मतलब इसमें एक्चुअल लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एक्चुअल लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसका एक्सेप्शन है, यही इसका एक्सेप्शन है कि पूरा का पूरा जैसे कि हम लोग जॉब गवर्नमेंट जॉब हो गया तो बॉन्ड हम लोग भरते हैं ना, तो वो 1 साल या 2 साल का रहता है कि आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जॉब छोड़ सकते हो, तो वही शायद है। एग्जैक्टली वही वाला अब समझ गए, इसीलिए मैं और आगे नहीं बोला। एकदम सही बोला आपने। इसमें कोई एक्चुअल लॉस का खेल नहीं है, जितना हो है उतना पूरा का पूरा होल अमाउंट। A contract would be that if A practice as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees 50,000. A contract with B that if A practice as a surgeon in Kolkata, he will pay B 50,000. A practice as a surgeon at Kolkata, B is entitled to such compensation not exceeding 50,000. As the court consider is it 50,000 तक उसको मैक्सिमम 50,000 उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वो कोलकाता में एज ए सर्जन प्रैक्टिस करेगा तो उसको 50,000 देगा, दिया। ये प्रैक्टिस सर्जन कोलकाता में सर्जन के हिसाब से प्रैक्टिस किया, वो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, बट 50,000 से ज्यादा नहीं। ए बोरो 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड फॉर ₹20,000 पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4,000 विद स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल सैलरी बिकम ड्यू। दिस इज स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। मतलब समझ में आया? ए ने बोरो किया 10,000 फ्रॉम बी से एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड फॉर ₹20,000, उसको एक बॉन्ड दिया 20,000 का, बोरो किया 10,000 का, बॉन्ड दिया उसको 20,000 का, पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट, और वो 20,000 उसको 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा 4,000 करके विद स्टिपुलेशन। क्या स्टिपुलेशन लगा? दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ तो उसको देना पड़ेगा, और होल सैलरी बिकम ड्यू, पूरा का पूरा अमाउंट फिर से ड्यू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। ये एक तरह का पेनल्टी है, मतलब 10,000 लेना है लो, पर 20,000 का बॉन्ड देना पड़ेगा। और बॉन्ड क्या है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो पूरा का पूरा अमाउंट पेनल्टी के साथ आपको 20,000 देना पड़ेगा, 4,000 करके एक साल। He undertakes to repay B a loan of ₹10,000 by 5 equal monthly installment with the stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. The stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its terms. इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, सिंपल है। He undertakes to repay B a loan of ₹10,000 by 5 equal monthly installment with the stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. मतलब इसमें अगर 10,000 अगर आप नहीं दे पाते हो तो पूरा का पूरा 10,000 आपको बाद में देना पड़ेगा। The stipulation is not by way of penalty, इसमें पेनल्टी नहीं है, and the contract will be enforced according to its terms. पेनल्टी जैसे इसमें 20,000 था ना, तो ये पेनल्टी था, इसमें कोई 20,000 का खेल नहीं है, 10,000 ही पूरा का पूरा ड्यू होगा और वो देना पड़ेगा। बस यही सब है सर। लिक्विडेट डैमेजेस और पेनल्टी पे डिस्टिंक्शंस एक बार देख लीजिएगा। ओके अच्छा, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज आर आल्सो अवेलेबल। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के और भी कुछ रेमेडीज अवेलेबल होता है, जैसे कि रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वांटम मेरिट। फटाफट देख लेते हैं सर, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वांटम मेरिट। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल है, ए प्रॉमिसेस बी टू डिलीवर 50 bags of cement on a certain day. B agreed to pay the amount on receipt of the goods. A failed to deliver the cement on the appointed date. B is discharged from his liability to pay the price. जिस दिन ने बोला था उस दिन को नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे ना। हेलो, रेसिशन मतलब एकदम बंद कर देना। When the contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. वो सोच लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। In such a case, he is absolved of all his obligations under the contract. मतलब अगर ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर ए ने ब्रीच किया तो बी का जो भी ऑब्लिगेशन था वो भूल जाएगा। सही कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, ये रिसिप्ट और रिसीव का एक ही मीनिंग टाइप का कुछ होता है क्या? समझा नहीं? जैसे बी एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, तो हम लोग जैसे जनरल बोलते हैं रिसिप्ट मिलेगा तो देना, तो और ये रिसीविंग ऑफ द गुड्स। हाँ वही रिसीव का, वही वाला है ये, वही वाला। ठीक है, वो तो बस टेंस का फर्क है। ठीक है, रिसीव ऑफ द गुड्स मींस गुड्स रिसीव करना। ये प्रॉमिस बी टू डिलीवर 50 bags of cement on a certain day, बी एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, मतलब जैसे ही गुड्स रिसीव करेगा
तभी वो पेमेंट करेगा। ये फेल टू डिलीवर दिस पेमेंट ऑन द अपॉइंटेड डेट, बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब पेमेंट का भी जो भी लायबिलिटी है इसके पास वो नहीं करेगा, मतलब वो भी अपना काम करने के लिए रेडी था, बट अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो ये भी छोड़ देगा, सिंपल। क्वांटम मेरिट थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। पर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेस which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed. The law will infer a promise to pay. Quantum merit, that is, as much as the party doing the service has deserved. It covers a case where the party injured by the breach and had at time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done for the application of his doctrine, मतलब जो उसने किया है। Two conditions must be fulfilled. दो condition fulfill करना है। It is only available if the original contract has been discharged and the claim must be brought up by a party not in default. The claim must be brought by a party not in default. जो default नहीं किया है उसी को ये केस को लाना पड़ेगा। इसको बड़ा इजीली समझ सकते हैं हम लोग। The object of allowing claim on quantum merit is to compensate the party or a person for value of work which he has done. क्या valuation हुआ है? Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate. Where a person orders only 12 bottles of a whiskey, please point it, where 12 bottles of whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy. ऑर्डर किया था 12 बॉटल का विस्की फ्रॉम वाइन, बहुत मजा आ रहा होगा किसी किसी को, मैं भी पता नहीं, मुझे तो एकदम नहीं आता ये सब सुन के। Only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy and purchaser accept them and the purchaser accept them. The purchaser must pay a reasonable price for the brandy. अगर तुमने एक्सेप्ट किया तो ब्रांडी का दाम तुम्हें देना पड़ेगा। ऑर्डर तुमने भले ही सिर्फ विस्की का किए हो बट तुम्हें ब्रांडी का भी दाम देना पड़ेगा अगर तुम उसको एक्सेप्ट करते हो। बात समझ में आ रहा है? द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन दी, एक सेकंड में क्वेश्चन लूंगा आप लोगों का, पहले थोड़ा देख लो, ठीक है, फिर मैं सवाल लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं समझ सकता हूँ सवाल आएगा यहाँ पर, एक मिनट। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब अब क्वांटम मेरिट का केस आता है? When an agreement is discovered to be void or when contract becomes void, when something is done without any intention to do so gratuitously, where there is an express or implied contract to render service but there is no agreement as to remuneration, when one party abandons or refuses to perform the contract, where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance, when an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction from bad work. अब ना चलो कुछ पॉइंट एग्जांपल देख लो, फिर आप लोगों का मन में जो भी है ना क्लियर हो जाएगा। X wrongfully revoked Y's authority, wrongfully Y के पास कुछ ऑथोरिटी था जो उसका एजेंट था। X और Y के बीच में क्या रिलेशन है? Y X का एजेंट है। बिफोर Y could complete his duties, अपना ड्यूटी कंप्लीट करने से पहले ही उसका ऑथोरिटी छीन लिया गया। Held, Y could recover as a quantum merit for the work he had done and at the expense he had incurred in the course of his duties as an agent. मतलब कुछ समझ में आ रहा है सर? क्वांटम मेरिट किस केस में होता है? क्वांटम मेरिट तब होता है जब उसको वैल्यूएशन के आधार पे किया जाता है। इसका ऑथोरिटी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उसको ऑथोरिटी दिया था बट उसने काम कंप्लीट का टाइम ही नहीं आया, उससे पहले ही उससे ऑथोरिटी छीन ली, तो उसका कुछ तो पेमेंट मिलना है, तो वो क्या आप पे क्या रिकवर करने के लिए बोल सकता है? क्वांटम मेरिट में वर्क ही हैड डन, इससे पहले वो जो किया वो क्लेम करेगा, और अगर उसने वो काम करते हुए कुछ भी खर्चा किया था उसका खर्चा तो आपसे लेगा बिकॉज वो आपका एजेंट है और वाई जो भी किया है वो एक्स के एजेंट के बिहाफ पे किया है। तो पहले का काम का खर्चा जो भी वैल्यूएशन है वो तो लेगा और जो भी खर्चा उस काम को करते वक्त उन्होंने किया था वो भी खर्चा वो उठाएगा। A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each. एक इंस्टॉलमेंट में 50 करके जाएगा। 100 बेल्स है। Delivered the first installment but failed to supply the second. ये ने पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया बट सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो सप्लाई है टोटल 100 बेल कॉटन है, ठीक है। बेल मतलब आप लोग जानते हो रोल, ओके। तो 100 में से 50 पहुंचाया, 50 नहीं पहुंचाया, तो
ए जो है बी जो है सॉरी बी को 50 बैग का पेमेंट करना है सर। भले ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 100 पेज का हुआ था, मतलब कैसा होता है ना, हम लोग नॉर्मली झगड़ा करने के मूड पे होते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारे साथ बात कितने का हुआ था, 100 का हुआ था, है ना, 50 बैग तुमने एक्सेप्ट कर लिया था ना, बाद में 50 बैग मिलने वाला था, और बात ये भी हुआ था कि 2 इंस्टॉलमेंट में होगा। अब पहला इंस्टॉलमेंट तो तुम्हें मिल गया, किसको, बी को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50 मिल गया, बाकी 50 बाकी है, लेकिन बाकी 50 ए पूरा नहीं कर पाया। अब बी चिल्ला रहा है, भाई बात तो 100 का हुआ था, तुम एक दिए, पेमेंट नहीं मिलेगा, मेरा काम रुक गया है। डैमेज क्लेम कर सकते हो, वो अलग बात, बट यू हैव टू पे 50 बैग्स का हिसाब। क्वांटम बेनिफिट समझ रहे हो सर? जितने का हुआ है उतने का देना पड़ेगा, जो भी काम हुआ है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से। क्या बात समझ में आया? बोलो बोलो सर, बोलो। क्वांटम बेनिफिट क्लियर है कि नहीं? ओके सर, सबको क्लियर है ना? अभी जिसके मन में सवाल था वो भी क्लियर हो गया ना? यस सर। शूट फॉर इंजंक्शन, शूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है? शूट फॉर इंजंक्शन बेसिकली किसी का कोई काम है उसको रुकवा देना। सपोज मानो कि आपके घर के बगल में कोई बिल्डिंग उठा रहा है, ओके, तो आप क्या, वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, नॉर्मली 6 फुट का दूरी रखना होता है, तो वो आपके घर के एकदम सटा के बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, भाई बंद करो, मेरा लाइट और हवा नहीं आएगा मेरे घर में। वो नहीं सुनता है ना, तो आप कोर्ट में केस कर दो, उसके घर जो बन रहा है ना उसमें इंजंक्शन लग जाएगा और आगे का काम नहीं कर पाएगा। बेसिकली यही होता है इंजंक्शन। A&F फिल्म स्टार, ऐसे होता है सर, A&F फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ए पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 year. During year she contracted to act for some other producer. Here she could be restrained by an injunctions. मतलब एक ही साल में तुम दो के पास काम कर रहे हो, तो एक के पास काम करने के लिए दूसरे के पास काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है वो आपको इंजंक्शन लगा सकते हैं किसी दूसरा जगह में काम करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा एक केस हुआ था। ये मोस्ट प्रॉब्ली आदित्य चोपड़ा के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उस पर इंजंक्शन लगा के रखा था कि दूसरा जगह पे काम ना पकड़े। ऐसा खबर सुना था मैंने, आई डोंट नो, मतलब प्रूफ तो नहीं कर सकते, बट ऐसा हुआ था। अब बाकी केस में नहीं जाना है सर, उसमें कंट्रोवर्शियल है। A singer agreed with B to perform at his theater for 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. जब तक वो वहां पर काम करेगा कहीं और काम नहीं करेगा। In this case, B could move to the court for grant of injunction restraining A from performing in other place. कहीं और जाके वो काम ना करे उसके लिए वो रोक सकता है। समझ रहे हो सर? एंड द लास्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं इंजंक्शन लगा देना। ठीक है, किसी को किसी और जगह में काम करने से रोकना, या फिर किसी का कोई काम चल रहा है उसको रुकवा देना, इंजंक्शन लगा देना। मतलब ये सब एक तरह का सूट ही है, मतलब केस सू करना ही होता है। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। ए सिंगर, ध्यान से सुनना एग्जांपल, ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक। हर हफ्ते में 2 रात आके वो गाना गाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, अगला 2 महीने के लिए। एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 फॉर ईच नाइट, हर रात के लिए उसको 100 रुपया करके गाना गाने का मिलेगा, नाइट परफॉर्मेंस का। ऑन द 6th night ए विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ, अपने आप को विलफुली जानबूझ के एब्सेंट कर दिया फ्रॉम द थिएटर। एंड बी जो मैनेजर था उस पर्टिकुलर थिएटर का, इन कंसीक्वेंस रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया अपने तरफ से बिकॉज उसने छोड़ दिया। बट बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर द डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कौन क्लेम करेगा? बी ही क्लेम करेगा। रिसाइंड वो खुद कर रहा है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कौन कर रहा है, खत्म कौन कर रहा है? ए ने बस एक दिन आना बंद कर दिया था विलफुली, हाँ, एब्सेंट विलफुली, कोई प्रॉपर कॉज नहीं है। एक जो सिंगर है वो जानबूझ के एब्सेंट किया, बी अपने तरफ से इसको रिसाइन कर दिया, मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया, रिसाइन कर दिया मतलब। ठीक है, अब जिसने रिसाइन किया वही डैमेज क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे पास तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था गाना गाने का, मुझे लॉस देना पड़ेगा बिकॉज तुम प्रॉपरली काम पे नहीं आते। ऐसा भी हो सकता है। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं अपने तरफ से। ये नहीं बोल रहे कि मैं काम नहीं करूंगा, ये बोल रहे हैं मैं काम करूंगा, लेकिन उसके इस हरकत के कारण बी उसके साथ काम नहीं करना चाहता और साथ में डैमेज भी क्लेम कर रहा है। अगर कोर्ट में प्रूव हो जाए तो हो सकता है। क्लियर हुआ सर? बोलो।
यस सर। बस यही था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। एक बार प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, उसको भी एक बार गो थ्रू करना, समझ में आ जाएगा। सब मेरा बोला हुआ है, कुछ भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा, सारा का सारा मैंने डील किया। अब आप लोगों का काम है घर पे इसको पढ़ के इसके पीछे का क्वेश्चन आंसर जितना सारा है उसको प्रैक्टिस कर लेना। इतना कर लो और कुछ नहीं चाहिए सर, प्रैक्टिकली आप लोग पढ़ ही रहे हो, बस इतना कर लो। ओके सर, कुछ सवाल है तो करो रिगार्डिंग टुडेज क्लास। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अमृतेश को मैं बोल दूं, डिटेल्स रूटीन में तुम्हें भेज दूंगा अमृतेश, ठीक है। जैसे जैसे रूटीन रहेगा तुम ज्वाइन कर लेना। अच्छा, बाकी किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग टुडेज क्लास? ओके सर।